सो हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बायोवालास बाय हेमंत सर में। मेरा नाम है हेमंत गजेंद्र सिंह और मैं हूं आप सभी का बायोलॉजी मेंटोर। प्यारे विद्यार्थियों, आज के इस लेक्चर में हम जिस टॉपिक को स्टार्ट करने वाले हैं वो है जेनेटिक्स में यूज में लिए जाने वाले कुछ बेसिक टर्म्स। इससे पहले कि आज के इस लेक्चर को स्टार्ट किया जाए, मैं आपको ये बता दूं, मैं आपको ये समझा दूं कि हमने प्रीवियस क्लास में लेक्चर नंबर फर्स्ट में इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ लिया है। बिल्कुल बेसिक सी बातें मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में समझाया था, बताया था, और उस बेसिक पॉइंट में मैंने आपको बताया था कि आखिर ये जेनेटिक्स जो हैं वो सेल ये एक्चुअल में जो है बायोलॉजी का कौन सा ब्रांच है जिसमें कलेक्टिव स्टडी करने की बात मैंने आपको बताई थी कि इसमें इनहेरिटेंस और वेरिएशन को कलेक्टिवली स्टडी किया जाता है। ये पॉइंट मैंने आपको समझाया था। और आज के इस लेक्चर में हम यहां पर कुछ एक जेनेटिक्स से रिलेटेड या उससे संबंधित कुछ एक टर्म्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। अब ये टर्म्स क्या रहने वाले हैं, कुछ एक के नेम मैं मेंशन करता हूं बेटा। देखिए, हम पढ़ेंगे कि जीन क्या होता है, एलील क्या होता है, हमें टाइप्स ऑफ एलील के बारे में जानना है, होमोजाइगस क्या है, हेटेरोजाइगस क्या होता है, जीनोटाइप, फिनोटाइप, इन सभी बेसिक टर्म्स को यहां पर इस पूरे चैप्टर को अच्छे से समझने के लिए जानना बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए। अच्छा, कल के लेक्चर में मैंने कुछ एक साइंटिस्ट ने कौन कौन से वर्ड दिए हैं, उनका कंट्रीब्यूशन क्या रहा, जैसे टीएच मॉर्गन ने ड्रोसोफिला पे एक्सपेरिमेंट किया, उन्होंने कौन कौन से कंसेप्ट के बारे में बताया था, इन सभी पॉइंट को डिटेल में आपको समझाया। इवन मैंने आपको जेनेटिक्स में यूज में लिए जाने वाले दो टर्म तो पहले ही एक्सप्लेन कर दिया है। एक तो हमने कैरेक्टर के बारे में पढ़ लिया था और एक ट्रेट क्या होते हैं ये भी मैंने आपको कंप्लीटली समझा दिया था एग्जाम्पल के साथ साथ। अच्छा, तो आज के इस लेक्चर को बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं। और आज का लेक्चर जो होगा वो कंप्लीटली इस टॉपिक पर बेस्ड है कि जेनेटिक्स में कौन कौन से टर्म्स यूज में लिए जाते हैं। उन सभी टर्म्स को अलग अलग एग्जाम्पल के थ्रू हम यहां पर समझने वाले हैं। और किसी किसी टर्म से कोई प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी आया है, कोई स्टेटमेंट आया है, तो मैं वहां पे क्लियरली ये मेंशन कर दूंगा कि हाँ, यहां पर ऐसे क्वेश्चन बनते हैं और ये क्वेश्चन आ रखा है। जैसे यहां पर कुछ एक टर्म में मैं आपको जीनोम समझाने वाला हूं, तो वहां से उस टर्म से एक बार पीवाईक्यू में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में नीट में क्वेश्चन आ रखा है कि जीनोम बेस्ड क्वेश्चन है। मैं आपको बताऊंगा वो क्वेश्चन कौन सा है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर को। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूं इन सभी बेसिक टर्म्स में कि जीन क्या होता है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो जीन टर्म है, जो जीन वर्ड है, वो किस साइंटिस्ट ने दिया था। देखिए, जीन वर्ड जो है वो देने का जो कंट्रीब्यूशन है और ये जाता है किसको बताइए, तो आपका आंसर होगा यहां पर एक साइंटिस्ट का नेम मैंने मेंशन कर रखा है, वो है यहां पर जॉनसन। तो जॉनसन ने यहां पर जो है जीन टर्म जो है वो प्रपोज किया है, दिया है। अगर हम मेंडल की बात करें तो मेंडल ने कभी भी जीन टर्म यूज में नहीं लिया। मेंडल एक्चुअल में जीन को क्या बोला करते थे, तो आप बोलेंगे मेंडल जीन को या तो बोलते थे एलिमेंट, राइट है, या फिर क्या बोलते थे, तो आप आंसर देंगे फैक्टर। ठीक है ना। तो मेंडल ने जीन के लिए जीन वर्ड यूज में नहीं लिया। मेंडल अपने टाइम पर जीन को या तो एलिमेंट बोला करते थे या फिर आप बोलेंगे फैक्टर बोला करते थे। तो एक्चुअल में जीन वर्ड दिया किसने, साइंटिस्ट का नाम आप ध्यान रखिएगा। बेसिक सी बात है ये कि जॉनसन करके एक साइंटिस्ट आपको यहां पर ध्यान रखना है, जिन्होंने यहां पर जीन टर्म प्रपोज किया है। ठीक है ना। अब देखिए, जीन को कैसे डिफाइन करें, हम इस बात पे आते हैं। पहले दो कंसेप्ट मैं आपको समझाऊंगा और इसके बारे में कल भी मैंने आपको बताया था कि अगर हम किसी जेनेटिक कैरेक्टर की बात करते हैं तो जेनेटिक कैरेक्टर जो है उसको डेवलप कौन करता है, जेनेटिक कैरेक्टर को डेवलप करता है जीन, राइट है। अच्छा, तो इस बात को हम आज समझते हैं बेटा। देखिए क्या पॉइंट है, पॉइंट यहां पर यह है कि कोई डीएनए का सेगमेंट होता है जीन। जीन क्या है, तो कोई डीएनए का स्मॉल सेगमेंट है जिसकी वजह से कोई कैरेक्टर अपेयर होता है या जेनेटिक कैरेक्टर को प्रोड्यूस किया जाता है। ठीक है ना। तो देखिए पॉइंट क्या है यहां पर कि सेगमेंट ऑफ अ जीन, जीन एक्चुअल में सेगमेंट ऑफ अ डीएनए, सेगमेंट ऑफ अ डीएनए ही यहां पर क्या है बताओ, जीन है, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द अपीयरेंस ऑफ अ कैरेक्टर, राइट है। किसी भी कैरेक्टर को लाने के लिए, डेवलप करने के लिए, प्रोड्यूस करने के लिए डीएनए का जो स्मॉल सेगमेंट होता है ना, उसी को आप क्या बोलेंगे, उसी को आप जीन बोलेंगे।
ठीक है ना। अच्छा, इस बात को हम समझेंगे। अच्छा, ये कैरेक्टर, कौन से कैरेक्टर की बात हो रही है, तो बेटा मैं आपको बता दूं, ये यहां पर जेनेटिक कैरेक्टर की बात हो रही है। जेनेटिक कैरेक्टर को प्रोड्यूस करने के लिए जो भी डीएनए का सेगमेंट रेस्पॉन्सिबल है उसी को बोला जा रहा है। अच्छा, एक और स्टेटमेंट मैं यहां पे पहले समझाऊंगा, फिर आपको कंसेप्ट के बारे में बताऊंगा कि कैसे ये सब कैसे हुआ। देखिए यहां पर एक और पॉइंट क्या है कि एक डेफिनेशन तो मैंने ये बोला कि कोई जो है कैरेक्टर लाने वाला जो डीएनए का सेगमेंट है वो जीन कहलाता है। अच्छा, एक पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं कि डीएनए का वो सेगमेंट, डीएनए का वो छोटा सा पार्ट जो कि एक्चुअल में क्या बना रहा हो, किसको सिंथेसाइज कर रहा हो, विच सिंथेसाइज आरएनए एंड प्रोटीन। ठीक है ना, तो हम बोलेंगे सेगमेंट ऑफ डीएनए दैट जनरली सिंथेसाइज आरएनए एंड प्रोटीन। जनरली बोला है, ऑलवेज नहीं, राइट है। अच्छा, कैसे हम इस बात को यहां पे डिस्कस करेंगे, तो चलिए इन दोनों पॉइंट को यहां पर हम समझते हैं। बेटा देखिए क्या है, सपोज पहले हम यहां पे ये डिस्कस करेंगे कि मान लो यहां पर ये कोई क्रोमोसोम बनाया है मैंने, राइट है, ये क्रोमोसोम बनाया है। आपने 11th सेल बायोलॉजी में ये पढ़ा होगा कि क्रोमेटिड जो होता है वो किससे कनेक्ट होता है, किससे जुड़ा हुआ होता है। तो देखिए यहां पर बीच में ये वाला जो पार्ट है बेटा, ये है यहां पर इसका सेंट्रोमियर। क्या कहलाएगा? सेंट्रोमियर। और सेंट्रोमियर से जुड़े हुए यहां पर क्या है, ये क्रोमेटिड है, राइट है। तो ये क्रोमोसोम मैंने बना रखा है। अब क्रोमोसोम जो है एक्चुअल में यहां पर पॉइंट है क्या, तो पॉइंट यहां पर यह बताने वाला हूं मैं कि देखिए सपोज ये क्रोमोसोम है और क्रोमोसोम का जो इतना पार्ट है ना, सपोज मैंने कहा क्रोमोसोम का इतना पार्ट, यहां पर क्रोमोसोमल डीएनए की बात हो रही है, तो क्रोमोसोम का जो इतना पार्ट है इसे हम यहां पर जीन बोल रहे हैं। या फिर पहले आप ये बोल लो कि अगर ये पार्ट यहां पर जीन है, क्रोमोसोम का इतना पार्ट यहां पर जीन है, राइट है, तो देखिए ये क्रोमोसोमल डीएनए का स्मॉल सेगमेंट रहा होगा और पक्का ये जीन यहां पर क्या करेगा, पक्का ये जीन यहां पर कोई कैरेक्टर लाने का काम करेगा। ठीक है ना। अच्छा, कैसे, तो मैं आपको समझाता हूं। सपोज मान लीजिए ये जीन जो है वो हाइट की है ना, तो ये जीन अगर ये हाइट की है तो ये जीन क्या करेंगे बताओ जरा, क्या ये हाइट की जीन एक्सप्रेस करेंगे? और हाइट की जीन अगर एक्सप्रेस करेंगे तो जो कैरेक्टर यहां पर हमें देखने को मिलेगा वो भी तो किसका रहेगा बताओ, वो भी तो बोलेंगे वो भी तो हाइट का रहेगा। ठीक है ना। तो देखिए अगर मैंने बोला कि ये जीन यहां पर हाइट का है तो हाइट के जीन ने अपने आप को एक्सप्रेस किया और कैरेक्टर कौन सा लेके आ रहा है, वो हाइट का लेके आ रहा है। अच्छा, क्या एक क्रोमोसोम पर एक से ज्यादा जीन हो सकते हैं? बिल्कुल, टीएच मॉर्गन ने कहा कि उनका अरेंजमेंट लीनियर होगा, कल के क्लास में मैंने आपको ये बताया था। ठीक है ना। अच्छा, एक और पॉइंट सुनिए, तो देखिए यहां पर मान लीजिए इसी क्रोमोसोम में एक और जीन प्रेजेंट है, स्मॉल सेगमेंट ऑफ डीएनए प्रेजेंट है। मान लीजिए ये जीन अगर फ्लावर कलर का जीन है, किसका है, तो मैंने बोला ये जो यहां पर जीन है वो फ्लावर कलर के लिए जीन है। अगर ये फ्लावर कलर के लिए जीन है तो मैं आपको बता दूं कि ये भी अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे और ये भी एक्चुअल में कोई कैरेक्टर लाएंगे। जीन अगर फ्लावर कलर का है तो कैरेक्टर भी तो कौन सा आएगा, कैरेक्टर भी तो यहां पर फ्लावर कलर ही आएगा कि नहीं आएगा, राइट है। अच्छा, यहां पर ये बात हमने यहां पे डिस्कस किया कि देखिए ये जो क्रोमोसोम है। अच्छा, एक और पॉइंट मैं आपको बता दूं कि मैंने कहा कि क्रोमोसोम में पर्टिकुलर वो साइट जहां पर कोई जीन प्रेजेंट होता है, क्रोमोसोम में कोई वो साइट जहां पर जीन प्रेजेंट होता है उसे लोकस कहा जाता है। तो देखिए क्या हम ये बोल दें कि ये क्रोमोसोम है, यहां पर कोई जीन प्रेजेंट है, तो क्या मैं इसको यहां पर बोल सकता हूं लोकस? आगे चैप्टर में ये टर्म काम आएगा कि क्रोमोसोम में वो साइट जहां पर जीन प्रेजेंट होते हैं वो लोकस कहलाता है। तो साइट ऑफ जीन को अपन क्या बोल सकते हैं बताइए, लोकस कह सकते हैं। मान लीजिए यहां पर इस लोकस पे कोई जीन है और वो जीन मैंने कहा वो हाइट का है, तो हाइट के जीन ने यहां पर कैरेक्टर लाया कि नहीं, बोलो। तो यही तो था कि स्मॉल सेगमेंट ऑफ डीएनए जो कि क्या अपेयर करता है, क्या लाता है, क्या प्रोड्यूस करता है, कोई कैरेक्टर प्रोड्यूस करता है। यहां तक ठीक है, क्लियर है। अच्छा, अब जरा सुनिए ध्यान से, अगर यहां पे फ्लावर कलर का जीन है तो इसने कौन सा लाया है कैरेक्टर, बताओ जरा, फ्लावर कलर का आया है कि नहीं, बताइए। अच्छा, फिर उसके बाद मैंने क्या बोला कि डीएनए का सेगमेंट जो कि आरएनए और प्रोटीन को सिंथेसाइज कर रहा हो उसे भी आप क्या बोल सकते हैं, जीन बोल सकते हैं। अच्छा, कैसे, इस पॉइंट को भी यहां पर हम समझते हैं। देखिए सपोज मैंने कहा कि इस पॉइंट को समझने के लिए एक और डायग्राम मैं यहां पे बताता हूं, फिर उसके बाद हम डिस्कस करेंगे। देखिए मैंने कहा ये कोई डीएनए बना लिया मैंने, राइट है। अच्छा, ये मैंने क्या बता दिया, ये यहां पर बेटा कोई डीएनए है, ठीक है, ये डीएनए है। सपोज ये यहां पर कंप्लीट लेंथ ऑफ डीएनए है और इसको हम यहां पर समझ रहे हैं कि सपोज यहां पर डीएनए का ये वाला पार्ट यहां से लेकर के यहां तक, डीएनए के इस वाले पार्ट ने यहां पर आगे जाकर के मान लीजिए क्या बनाया होगा, अगर इसने आरएनए और प्रोटीन बनाया होगा तो इसको हम क्या बोल सकते हैं,
इसको हम जीन बोल सकते हैं। यही तो बोला कि डीएनए का वो पार्ट जो कि आरएनए और प्रोटीन बना पा रहा हो वो जीन कहलाता है। तो देखिए डीएनए का ये पार्ट अगर आरएनए और प्रोटीन बना पा रहा है तो ये जीन है। तो देखिए ये जीन इसीलिए है क्योंकि ये क्या बना रहा है, अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है, तो आरएनए बना रहा है और आरएनए से यहां पर क्या बन जा रहा है, प्रोटीन बन जा रहा है। ठीक है। अच्छा, अगर हमने कहा कि आगे जाकर के हमने देखा कि डीएनए का ये वाला जो हिस्सा है ये भी एक्चुअल में क्या है, बोलो, ये जीन है। तो जीन इसीलिए है क्योंकि इसने भी पक्का क्या बनाया होगा, आरएनए बनाया होगा, इसने भी क्या बनाया होगा, प्रोटीन बनाया होगा। राइट है। अच्छा, क्या इस वाले पार्ट को मैं यहां पर जीन बोल रहा हूं? क्या डीएनए का ये वाला पार्ट यहां पर जीन है क्या? नहीं। तो जीन अगर नहीं है ये वाला पार्ट तो पक्का इसने आरएनए और प्रोटीन नहीं बनाया होगा। ठीक है ना। अच्छा, एक और बात सुनिए, फिर हमने देखा यहां पर ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला जो पार्ट है, अगेन ये स्मॉल सेगमेंट ऑफ डीएनए जीन है। और अगर ये जीन है तो पक्का ये भी क्या बनाएगा, आरएनए बनाएगा। और आरएनए से यहां पर क्या बन जाएगा, बताओ, प्रोटीन बनेगा। ठीक है ना। तो देखिए यहां पर मेरा पॉइंट क्या, मैं क्या समझाना चाह रहा हूं, क्या इससे क्लियर होता है कि डीएनए का वो पार्ट जीन कहलाता है जो कि आरएनए और प्रोटीन बना पाता है, जो कि आरएनए और प्रोटीन बना पाता है। लेकिन जीन का वो पार्ट, डीएनए का वो पार्ट जीन नहीं है। डीएनए का वो पार्ट जीन नहीं है जिसने क्या नहीं बनाया, बताओ, जिसने आरएनए नहीं बनाया, जिसने प्रोटीन नहीं बनाया, तो उसको हम यहां पर क्या नहीं बोल सकते, जीन नहीं बोल सकते। अच्छा ठीक है, इतनी बात तो समझ में आ रही होगी। मैं यहां से कोई एक स्टेटमेंट निकालता हूं कि देखिए क्या मैं ये कह सकता हूं कि जितने भी जीन है, ऑल जीन्स आर डीएनए, जितने भी जीन है वो तो डीएनए ही है। लेकिन क्या पूरा का पूरा डीएनए, ऑल डीएनए क्या जीन है क्या? नहीं। मैंने कहा ये वाला पार्ट जो कि आरएनए और प्रोटीन बना पा रहा है यही जीन है। क्या ये वाला पार्ट यहां पर क्या जीन है क्या? नहीं। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि ऑल जीन्स आर डीएनए बट ऑल डीएनएज आर नॉट जीन? ये कह सकता हूं कि नहीं? तो देखिए मैंने क्या बोला, इससे एक और पॉइंट समझ में आया कि देखिए मैं ये बोल सकता हूं कि जितने भी जीन है ना, जितने भी जीन है, ऑल जीन्स, एक्चुअल में उनका नेचर क्या होता है, डीएनए होता है, वो एक्चुअल में डीएनए है। लेकिन अगर मैं ये बोलूं कि ऑल डीएनए क्या जीन होते हैं? बिल्कुल नहीं। क्या ये वाला पार्ट जीन है क्या? नहीं है। तो देखिए यहां पर मैंने कहा कि जीन नहीं है, क्रॉस कर दिया। राइट है। कंसेप्ट समझिए आप, केवल और केवल पॉइंट आपको समझना है। तो देखिए ऑल जीन्स तो यहां पर डीएनए है, बिल्कुल सही बात है, ये है ना। और ऑल डीएनए जो है वो क्या नहीं है, बताओ जरा, जीन नहीं है। क्या इस डायग्राम से समझ में आया कि नहीं? अच्छा, एक और बात देखिए, अगर कोई जीन आरएनए बनाता है, प्रोटीन बनाता है, तो इसे हम जीन का एक्सप्रेशन कहते हैं। क्या बोलते हैं? एक्सप्रेशन। तो देखिए यहां पर बार बार ये टर्म यूज में लेंगे बेटा चैप्टर में कि जीन अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है। तो जीन एक्सप्रेस करेगा, अगर कोई भी जीन अपने आप को क्या करेगा, एक्सप्रेस करेगा, तो इसका मतलब वो आरएनए बनाएगा, वो प्रोटीन बनाएगा, और प्रोटीन से कोई फिनोटाइप देखने को मिलेगा, कोई कैरेक्टर देखने को मिलेगा, जिसे जेनेटिक कैरेक्टर कहा जाएगा। राइट है। अच्छा, अब एक और स्टेटमेंट मैं इसमें ऐड कर रहा हूं। देखिए मैंने क्या इस वाले पार्ट को जीन बोला, लेकिन क्या ये वाला पार्ट जीन है क्या? नहीं है। तो आपका आंसर एक्चुअल में क्या जाएगा कि ये जीन क्यों नहीं है? क्योंकि इसने आरएनए और प्रोटीन नहीं बनाया। लेकिन अब मैं ये कह रहा हूं कि ये वाला पार्ट भी क्या हो सकता है, ये वाला पार्ट भी एक्चुअल में जीन हो सकता है। अगर ये आरएनए प्रोटीन नहीं बनाए फिर भी इसको हम जीन बोल सकते हैं। हम पढ़ेंगे इस पॉइंट को मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि डीएनए का ये वाला पार्ट भी जीन कहला तो सकता है, लेकिन एक कंडीशन है कि वो इन्वॉल्व होना चाहिए एक प्रोसेस में जिसे कहा जाता है जीन रेगुलेशन। तो वो जीन रेगुलेशन में क्या होना चाहिए, इन्वॉल्व होना चाहिए। राइट है ये बात। तो देखिए कि क्या हम ऐसा बोल दें कि डीएनए का वो सेगमेंट जो कि आरएनए प्रोटीन बनाता है वो जीन है, और डीएनए का वो सेगमेंट भी जीन हो सकता है जो आरएनए और प्रोटीन ना बनाए, लेकिन उसका एक वर्क होना चाहिए कि वो जीन रेगुलेशन में पार्टिसिपेट करना चाहिए। राइट है। अच्छा, ना तो वो आरएनए और प्रोटीन बनाता है, ना ही वो जीन रेगुलेशन में पार्टिसिपेट करता है, तो क्या उसको बोलेंगे क्या जीन? तो उसे नहीं बोला जाएगा जीन। तो हमने ये सीखा कि जितने भी जीन है वो डीएनए है, लेकिन पूरा का पूरा डीएनए थोड़ी जीन है। एग्जैक्टली ये बात आपको यहां पर ध्यान रखनी है, बहुत ही जरूरी बात है। अच्छा, तो क्या इतनी बात समझ पाए आप? अब देखो जरा हम आगे डिस्कस करते हैं। देखो यहां पर फिर जीन क्या है। अच्छा, जीन की वजह से ही तो कोई एक जेनेटिक कैरेक्टर जो है वो डेवलप भी होता है, और एक जनरेशन से, पेरेंटल जनरेशन से ऑफ स्प्रिंग में ट्रांसमिशन को शो करता है। तो क्या ये कह दें कि जेनेटिक कैरेक्टर जो है ना उसका इनहेरिटेंस जो है वो एक्चुअल में जीन करवा रहा है? तो अगर जीन जेनेटिक कैरेक्टर का इनहेरिटेंस करवा रहा है तो क्या मैं इसको ये बोल सकता हूं कि ये यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस होगा बेटा?
क्या होगा? यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस होगा। अच्छा, यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस कैसे? मान लीजिए कोई एग्जांपल समझते हैं, प्लांट का लेते हैं एग्जांपल। कोई प्लांट है, वो प्लांट में हाइट का कैरेक्टर है, ठीक है, प्लांट जो है वो लंबा है, टॉल है। अच्छा, तो ये अगर टॉल का जो कैरेक्टर है, जो हाइट का ये कैरेक्टर है, वो उसको पेरेंटल जनरेशन से ऑफ स्प्रिंग में ले कौन जाएगा, इनहेरिटेट कौन करेगा इस कैरेक्टर को? तो आप कहेंगे जीन करेगा। तो जब ये जीन काम कर रहा है, ट्रांसमिशन ऑफ द जेनेटिक कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू द अदर, तो इसको हम क्या बोलेंगे बताइए? क्या इसको यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस कह सकते हैं? और अभी हमने ये क्लियरली देख लिया कि जीन जो है वो एक्चुअल में क्या होते हैं, डीएनए होते हैं। तो क्या मैं ये बोल दूं कि जो जीन है, क्या ये जीन है वो केमिकल नेचर के बेसिस पे तो क्या कहलाएगा बताओ जरा? क्या ये डीएनए कहलाएगा? जीन जो है वो केमिकली क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ द केमिकल नेचर जीन क्या होते हैं? तो जीन यहां पर डीएनए होते हैं, ठीक है। अच्छा देखिए, एक बार क्विक रिवीजन करवा रहा हूं, जरा आप मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। अच्छा बताओ, सबसे पहले जो जीन टर्म है वो यूज में किसने लिया था? जीन वर्ड जो है दिया किसने? आंसर है जॉनसन। अच्छा, क्या मेंडल जीन टर्म यूज में लिया करते थे? बिल्कुल नहीं। मेंडल जो है वो जीन को क्या बोला करते थे? या तो एलिमेंट बोला करते थे या फिर फैक्टर बोला करते थे। कैसे जीन को डिफाइन किया मैंने कहा डीएनए का वो सेगमेंट जो कि कोई जेनेटिक कैरेक्टर ला रहा है, अपेयर हो रहा है, जिसकी वजह से जेनेटिक कैरेक्टर उसको क्या बोल दिया? जीन कह दिया। अच्छा, डीएनए का वो सेगमेंट भी जीन हो सकता है जो कि आरएनए और प्रोटीन बनाए, ठीक है। केमिकली जीन यहां पर क्या होता है? डीएनए। और जीन जो है वो यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस होता है, कोई भी जेनेटिक कैरेक्टर इसी की वजह से इनहेरिटेट होगा बेटा, ठीक है ना। अच्छा, ये सारे पॉइंट मैंने आपको क्लियरली यहां पर समझा दिया है। और एक और स्टेटमेंट मैंने कहा था कि ऑल जीन्स आर डीएनए बट ऑल डीएनएज आर नॉट जीन। ये बातें आपको जीन के लिए पता होना चाहिए। आई होप आपको जीन का जो भी पॉइंट है वो समझ में आ गया होगा। अब हम जेनेटिक्स में यूज में लिए जाने वाले जीन के बाद जो वर्ड यूज में लेते हैं बेटा, उसे हम यहां पर पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है एलिल, ठीक है ना। अच्छा, एलिल को हम यहां पे समझते हैं बेटा। ओके, देखिए एलिल क्या है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो एलिल है ना, वो एक्चुअल में जीन के अल्टरनेटिव फॉर्म होते हैं। अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन ही एक्चुअल में क्या कहलाता है? एलिल कहलाता है। ये जनरल सी बात है, जनरल सा स्टेटमेंट होता है बुक में दिया हुआ। लेकिन एक्चुअल में अल्टरनेटिव फॉर्म बोलने का मतलब क्या है? जीन के अल्टरनेटिव फॉर्म बोलने का क्या मीनिंग निकलता है? तो देखिए, आप क्या बोलेंगे कि फर्स्ट पॉइंट क्या है हमारा कि अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन जो है वो एक्चुअल में क्या कहलाता है? एलिल कहलाता है। तो अल्टरनेटिव फॉर्म का मतलब यहां पर ये है कि एक फॉर्म तो अपने आप को बेटा एक्सप्रेस करेगा। सुनो, एक फॉर्म तो अपने आप को एक्सप्रेस कर पाता है, लेकिन एक फॉर्म अपने आप को क्या नहीं कर पाएगा? एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा, ठीक है ना। अच्छा, तो एक जो जीन का फॉर्म है वो एक्सप्रेस कर रहा है, और एक्सप्रेस करने का मतलब उसने आरएनए बनाया होगा, उसने प्रोटीन बनाया होगा, राइट है। अच्छा, एक ने अपने आप को एक्सप्रेस किया, एक ने अपने आप को एक्सप्रेस नहीं किया, तो जीन के इसी अल्टरनेट फॉर्म को क्या बोला जाएगा? आप कहेंगे एलिल। अच्छा, एक और पॉइंट, जीन ऑलवेज म्यूटेशन से अराइज होते हैं, ठीक है ना। तो देखिए यहां पर पॉइंट क्या है कि जो जीन है ना वो अराइज किससे होते हैं? म्यूटेशन से अराइज होते हैं, है ना। अब देखिए यहां पर ऑलवेज तो बोलना यहां पर सही नहीं है, लेकिन आप ये बोलेंगे कि जीन जो है वो एक्चुअल में अराइज किससे होते हैं? म्यूटेशन से। इसको मैं अभी कंसेप्ट और डायग्राम दे करके समझाऊंगा, राइट है। अच्छा देखिए, एक और पॉइंट मैं यहां पर बता दूं कि किसी भी अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन को एलिल आप तभी बोलेंगे जब वो दो कंडीशन को फॉलो करे। एक तो वो होमोलोगस क्रोमोसोम पे पाया जाना चाहिए। अगर क्रोमोसोम होमोलोगस नहीं है तो कभी भी वो एलील नहीं बना सकता, ठीक है। एक तो होमोलोगस क्रोमोसोम का होना जरूरी है, और एक उन सभी जीन्स का, अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन्स का यहां पर सेम लोकस पर प्रेजेंट होना जरूरी है। तो इसी पॉइंट से निकलता है हमारा नेक्स्ट स्टेटमेंट, वो क्या है कि जो एलिल होते हैं ना वो एक्चुअल में सेम लोकस, अभी बताया था कि क्रोमोसोम में वो पर्टिकुलर साइट जहां पर जीन प्रेजेंट होता है वो लोकस कहलाता है। तो देखिए, एलिल प्रेजेंट एट सेम लोकस ऑन होमोलोगस क्रोमोसोम। होमोलोगस क्रोमोसोम जो है ना उसके सेम लोकस पर एक्चुअल में क्या प्रेजेंट होते हैं बताइए? एलिल प्रेजेंट होते हैं। अगर क्रोमोसोम यहां पे होमोलोगस ना हो तो एलिल का वो सही फॉर्म नहीं माना जाएगा, एलिल नहीं बना पाएगा वो। अगर जीन जो है वो अलग अलग लोकस पे प्रेजेंट है, होमोलोगस क्रोमोसोम भी नहीं है, लोकस भी यहां पर सेम नहीं है, तो कभी भी वो जीन जो है ना वो क्या फॉर्म नहीं कर पाएंगे, क्या नहीं बना पाएंगे? एलिल
का फॉर्मेशन नहीं कर पाएंगे। आई होप यहां तक आपको पॉइंट समझ में आ गया होगा। अच्छा देखिए, इस पॉइंट को हम एक और जो है कंसेप्ट से समझते हैं। देखिए इसको हम डायग्राम समझते हैं। डायग्राम से कैसे समझते हैं, देखिए जरा, मैंने आपको बोला कि सपोज यहां पर एक कंसेप्ट बताने जा रहा हूं कि कोई होमोलोगस क्रोमोसोम बनाते हैं बेटा, ठीक है ना, कोई होमोलोगस क्रोमोसोम बनाते हैं। देखो जरा, ये मैंने कहा कि कोई होमोलोगस क्रोमोसोम है। अच्छा होमोलोगस क्रोमोसोम क्यों, दोनों सेम क्रोमोसोम है, राइट, पेयर्ड फॉर्म में पाए जा रहे हैं। मैंने कहा ये मान लो क्रोमोसोम 1 है और इसी की जो पेयरिंग है वो यहां पे एक्चुअल में क्रोमोसोम नंबर 1 है। दोनों क्रोमोसोम सेम है, दोनों की मॉर्फोलॉजी सेम है, दोनों एग्जैक्टली सेम है। तो क्या मैं इसको ये बोल दूं क्या कि ये होमोलोगस क्रोमोसोम है? कौन सा है ये? होमोलोगस क्रोमोसोम है। अब देखिए जरा एक और पॉइंट सुनो, ये अगर होमोलोगस क्रोमोसोम है तो अब देखो मैंने क्या बोला, अब मैंने ये कहा कि इस होमोलोगस क्रोमोसोम पर यहां पर ये पर्टिकुलर लोकस है और यहां पर कोई जीन प्रेजेंट है, ठीक है। अब इस जीन ने अपने आप को एक्सप्रेस किया। अच्छा अगर इस जीन ने अपने आप को एक्सप्रेस किया तो एक्सप्रेस करने का मतलब इसने यहां पर आरएनए बनाया होगा। आरएनए से क्या बना होगा, तो आप कहेंगे आरएनए से पक्का यहां पर प्रोटीन बनेगा, ठीक है ना। अच्छा अगर मान लीजिए ये आरएनए बना रहा है, प्रोटीन बना रहा है, तो इसी का तो मतलब मैंने अभी समझाया था कि आरएनए और प्रोटीन का बनना, इसका मतलब जीन अपने आप को क्या कर रहे हैं, क्या जीन अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हैं कि नहीं, बताओ जरा, राइट है। अच्छा अब देखिए अगर ये एक्सप्रेस कर रहे हैं तो देखिए, एक तो मैंने कहा कि अगर मान लेते हैं कि ये जो जीन है ना जिसकी बात मैं कर रहा हूं कि वो अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है प्रोटीन को बना करके, तो मान लेते हैं कि ये हाइट की जीन है। अगर ये हाइट की जीन अपने आप को एक्सप्रेस कर रही है तो यहां पर नेक्स्ट जनरेशन में सपोज इसकी वजह से कोई फिनोटाइप आया जो कि कैसा रहा होगा, डोमिनेंट रहा होगा। हाइट की जीन है, डोमिनेंट फिनोटाइप आ रहा है, तो पक्का यहां पर क्या आएगा बताओ जरा, टॉल की बात करेंगे, ठीक है ना। अच्छा तो इस जीन के इस फॉर्म को एक्चुअल में हम रिप्रेजेंट करते हैं डोमिनेंट होने की वजह से, इसको हमने रिप्रेजेंट किया कैपिटल टी से। अच्छा कैपिटल टी मतलब डोमिनेंट ही जाकर के आगे वो क्या करेगा बताओ, डोमिनेंट ट्रेट लेके आएगा। अच्छा तो मैंने कहा ये हाइट की जीन है, इसको कैपिटल टी से रिप्रेजेंट किया, ये अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हैं, आरएनए बन रहा है, प्रोटीन बन रहा है, और प्रोटीन से कोई यहां पर फिनोटाइपिक कैरेक्टर यहां पर देखने को मिल रहा है, ट्रेट देखने को मिल रहा है, जिसे आप क्या बोल रहे हैं यहां पर, टॉल बोल रहे हैं, राइट है। अच्छा अब देखिए यहां पर क्या है, इधर भी सेम क्रोमोसोम है। मैंने कहा यहां पर भी पहले है ना ये कैपिटल टी था, कैपिटल टी था, है ना, और यहां पर जो है सेम लोकस, एग्जैक्टली जितना डिस्टेंस इस सेंट्रोमियर से यहां इस जीन का है उतना ही डिस्टेंस इस सेंट्रोमियर से मैं इस जीन का भी बता रहा हूं। मैंने कहा ना कि कहां होना चाहिए, सेम लोकस पे होना चाहिए। मैंने कहा यहां पर कैपिटल टी था। अच्छा कैपिटल टी अगर था तो इसने भी क्या बनाया होगा बताओ जरा, आरएनए बनाया होगा। आरएनए से क्या बना होगा, आरएनए से प्रोटीन बना होगा। लेकिन मैंने कहा कि अब कुछ टाइम के बाद, इवोल्यूशन के बाद यहां पर क्या हुआ कि सपोज इस जीन के अंदर जो है कुछ तरह के चेंज आया। और मैं आपको बता दूं जीन में आने वाला जो अचानक से जो चेंज आता है उसे म्यूटेशन कहेंगे। आगे जाकर के अलग टॉपिक में हमें यहां पर पढ़ना है इसी चैप्टर में, ठीक है ना। तो देखिए जरा, ये जीन तब तक ही अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा था जब तक ये आरएनए और प्रोटीन बना रहा था। लेकिन कुछ टाइम के बाद इस जीन में कोई बदलाव आया, और उस बदलाव को हम यहां पर क्या बोल रहे हैं, उस चेंज को क्या बोल रहे हैं कि मैंने कहा कि इस जीन में क्या हो गया, म्यूटेशन हो गया बेटा, राइट है। अगर इस जीन में यहां पर म्यूटेशन हो गया तो क्या ये अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, नहीं। तो अब एक्सप्रेस नहीं करेगा तो यहां पर डोमिनेंट नहीं, इसको हम रेसेसिव फॉर्म से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हमने इसको स्मॉल टी बोल दिया, क्या कह दिया, स्मॉल टी कह दिया। अगर ये अपने आप को यहां पर एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं तो क्या मैं लिख दूं, ये अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर रहे, मतलब ये नॉट एक्सप्रेस्ड, राइट है। अच्छा ये यहां पर देखो जरा, जीन का ये फॉर्म जो है ना, जिसे हम डोमिनेंट एलील बोल सकते हैं, जिसने अपने आप को एक्सप्रेस किया, टॉल लेके आ रहा है ना। लेकिन म्यूटेशन की वजह से इसमें कोई चेंज आया, अब इसको हमने रिप्रेजेंट किया है स्मॉल टी से। तो ये ना तो आरएनए बना रहा है, ठीक है, ना ही ये प्रोटीन बना रहा है, मतलब अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर रहा, ठीक है। तो देखिए जरा, क्या ये जो जीन है, हाइट की जीन है, क्या इसके दो अलग अलग फॉर्म हो गए कि नहीं। हमने स्टार्टिंग में क्या कहा कि जीन का दो फॉर्म, एक्चुअल में अल्टरनेटिव फॉर्म, जो एक तो एक्सप्रेस करे और एक एक्सप्रेस नहीं करे। तो क्या ये वाला फॉर्म तो एक्सप्रेस कर रहा है, लेकिन ये वाला फॉर्म क्या एक्सप्रेस कर रहा है, क्या नहीं कर रहा। अगर ये वाला फॉर्म एक्सप्रेस नहीं कर रहा तो क्या ये इस जीन के अल्टरनेटिव फॉर्म हो गए, और इसी को तो आप क्या बोलेंगे, इसी अल्टरनेट फॉर्म ऑफ जीन को क्या कहा जाता है, एलील कहा जाता है। क्या बोलेंगे, एलील बोलेंगे, ठीक है ना। अच्छा एक और पॉइंट मैं आपको समझा दूं यहां पर क्या कंसेप्ट है। देखिए कंसेप्ट क्या है,
क्या इस फॉर्म ने, क्या जीन के इस फॉर्म ने अपने आप को एक्सप्रेस किया? तो एक्सप्रेस जो करता है, तो क्या इस एलील को मैं ये बोल सकता हूं कि ये यहां पर कैपिटल टी जो है वो डोमिनेंट एलील है? क्या है? डोमिनेंट एलील। और इसने अपने आप को एक्सप्रेस नहीं किया, इसका मतलब क्या मैं इसको ये बोल सकता हूं कि ये यहां पर बेटा रेसेसिव एलील है? क्या है बताइए? रेसेसिव एलील है। करेक्ट है ये पॉइंट? अब देखो, ये बिल्कुल सिंपल सा पॉइंट है, लेकिन इसको कंसेप्ट में मैंने समझाया क्योंकि ज़रूरी है आने वाले टाइम के लिए, जब हमें कंसेप्ट ऑफ डोमिनेंस पढ़ना होता है, जिसके बारे में एनसीईआरटी ने हाफ पेज में मेंशन किया है, उसमें भी यहाँ पर ये पॉइंट काम आएगा। अच्छा देखिए, तो अभी जो है मैंने आपको बताया कि किस तरह से एलिल को हमने यहाँ पर डिसाइड किया है। तो देखो, यहाँ आया था वर्ड की जो एलिल हैं वो एराइज होते हैं म्यूटेशन से, तो म्यूटेशन हुआ और एलिल एराइज हो गया, है ना, अल्टरनेट फॉर्म बन गया, जिसको हमने क्या बोल दिया? एलिल कह दिया। अच्छा, एक और पॉइंट मैंने कहा सेम लोकस पे होना चाहिए और होमोलोगस क्रोमोसोम के सेम लोकस पे होना चाहिए। क्या ये दोनों क्रोमोसोम होमोलोगस क्रोमोसोम है? करेक्ट है। अच्छा, होमोलोगस क्रोमोसोम भी है और दोनों जो जीन यहां पर पाए जा रहे हैं, दोनों फॉर्म यहां पर पाए जा रहे हैं, क्या बेटा ये यहां पर अल्टरनेट फॉर्म है? तो इसी को तो हमने क्या कह दिया? सेम लोकस पे प्रेजेंट है, होमोलोगस क्रोमोसोम के सेम लोकस पे है ना, तो इसको हम एलील बोल सकते हैं। अगर मान लीजिए कैपिटल डी यहां होता, ठीक है ना, और स्मॉल टी को हम यहां रिप्रेजेंट करते, तो क्या कैपिटल टी के यहां होने से, स्मॉल टी के यहां होने से, क्या ये एलील का सही रिप्रेजेंटेशन का तरीका होता? बिल्कुल भी नहीं। सेम लोकस का मतलब है सेंट्रोमियर से जितनी डिस्टेंस पर ये जीन प्रेजेंट है, उतनी ही डिस्टेंस पर ये जीन भी प्रेजेंट होना चाहिए, तो ही हम सेम लोकस बोलेंगे, ठीक है ना। तो ये सारा पॉइंट जो है मैंने आपको समझा दिया है कंसेप्ट वाइज। अब देखिए जरा, अब हमें यहां पर क्या डिस्कस करना है? टाइप्स ऑफ एलील को पढ़ना है। टाइप्स ऑफ एलील में पढ़ा हूं, इससे पहले क्या एक क्वेश्चन कर दूं? एक क्वेश्चन मतलब एक एग्जांपल के तौर पे, एग्जांपल मान लो, क्वेश्चन मान लीजिए, एग्जांपल कर लेते हैं, कोई एक एग्जांपल या कोई क्वेश्चन करते हैं। देखो, मैं आपसे क्या पूछ रहा हूं कि 4 ऑप्शन दूंगा मैं आपको, राइट है, मैं आपको 4 ऑप्शन देने वाला हूं, ए, बी, सी और डी। आपको यह बताना है कि अब तक जो कंसेप्ट आपने इसमें पढ़ा उसके अकॉर्डिंगली कि एलील का करेक्ट रिप्रेजेंटेशन कौन सा है, ठीक है ना। तो मैं आपसे पूछ रहा हूं कि इन 4 ऑप्शन में आपको बताना है करेक्ट रिप्रेजेंटेशन, करेक्ट रिप्रेजेंटेशन बताना है, करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ व्हाट? करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलील, राइट, एलील का करेक्ट रिप्रेजेंटेशन बताना है। अच्छा, वो कौन कौन सा है? तो देखिए, एक जो है, एक ऑप्शन में क्या दिया हुआ है कि सपोज यहां पर ये क्रोमोसोम है, राइट है, कोई जीन यहां पर प्रेजेंट है, एक जीन यहां पर प्रेजेंट है, एक तो ऐसा दिया हुआ है, क्या ये एलील का सही फॉर्म है क्या? अच्छा, एक यहां पर क्रोमोसोम यहां प्रेजेंट है, कैपिटल टी यहां मान लीजिए प्रेजेंट है, राइट है। अच्छा, और एक क्रोमोसोम मैंने यहां पर बना दिया, दोनों यहां पे होमोलोगस क्रोमोसोम दिख रहे हैं और यहां पर जीन इधर प्रेजेंट है, क्या ये एलील का सही फॉर्म है? या फिर मैंने कहा कोई क्रोमोसोम ऐसा है और एक क्रोमोसोम ऐसा है, यहां पे कैपिटल टी यहां पे स्मॉल टी, और लास्ट ऑप्शन है कि एक क्रोमोसोम ऐसा है और दूसरा भी क्रोमोसोम ऐसा है और यहां पे कैपिटल टी और यहां पे स्मॉल टी है। आपको बताना इन चारों ऑप्शन में से एलील का करेक्ट रिप्रेजेंटेशन किसे माना जाए, है ना। हमारा कंसेप्ट एक ही है कि एलील उसी को माना जाएगा, उसी फॉर्म को कंसीडर किया जाएगा जो होमोलोगस क्रोमोसोम के सेम लोकस पे प्रेजेंट होना चाहिए, राइट है। अच्छा देखिए, तो इस पॉइंट को हम सॉल्व करते हैं बेटा। देखो, क्या इस वाले के लिए होमोलोगस क्रोमोसोम है क्या? नहीं, केवल एक क्रोमोसोम है, यहां तो होमोलोगस क्रोमोसोम ही नहीं है, तो ये तो हमारा नहीं हो सकता सही आंसर। अब देखिए, यहां पर ये होमोलोगस क्रोमोसोम तो दिख रहा है, लेकिन यहां पर एक जीन तो यहां प्रेजेंट है, एक जीन यहां प्रेजेंट है, क्या लोकस सेम हुआ क्या? नहीं, तो यहां पे लोकस सेम नहीं है, होमोलोगस क्रोमोसोम है, दोनों ही होना चाहिए था, दोनों कंडीशन फॉलो हुआ नहीं, इसका मतलब ये भी एलील का सही रिप्रेजेंटेशन नहीं माना जाएगा। एक और पॉइंट मैं आपको बता दूं, जरा देखिए, यहां तो दोनों क्रोमोसोम ही अलग अलग है, ठीक है ना, दोनों क्रोमोसोम की मॉर्फोलॉजी अलग दिख रही है मुझे, तो क्या ये होमोलोगस क्रोमोसोम है? नहीं है। अगर ये होमोलोगस क्रोमोसोम नहीं है तो मैं ये बोलूंगा कि ये भी एलील का सही रिप्रेजेंटेशन नहीं हो सकता। तो फिर किसे कहा जाए? जरा इस ऑप्शन का देखो बेटा, क्या ये ऑप्शन यहां पे क्लियरली विजिबल है कि देखो यहां पे ये दोनों एक्चुअल में क्या है? क्या ये दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम भी हैं और ये होमोलोगस क्रोमोसोम भी है, और ये जीन क्या यहां पर सेम लोकस पे भी प्रेजेंट है कि नहीं? सेम लोकस पे भी प्रेजेंट है, तो क्या ये एलील का इन चारों ऑप्शन में से सही रिप्रेजेंटेशन क्या फोर्थ वाला जाएगा कि नहीं? आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। मैं एक बार 2 सेकंड के लिए साइड हट रहा हूं, आप फटाफट स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
ओके, तो ये मैंने आपको बताया कि एलिल क्या होता है। एक और पॉइंट मैं इसमें ऐड कर देता हूं कि बेटा ये जो एलिल है ना, एलिल, इसको कई बार आपको किसी क्वेश्चन में लिखा मिल सकता है। दिस इज ऑल्सो नोन एज एलिलोमॉर्फ। क्या बोल सकते हैं आप इसको एलिलोमॉर्फ भी बोल सकते हैं। करेक्ट बात है ये। अच्छा, हमने जीन पढ़ लिया, हमने एलिल पढ़ लिया, बेसिक पॉइंट मैंने आपको समझा दिया है जीन और एलिल के बारे में। अब जरा देखो, अब आगे की बात हम डिस्कस करते हैं, टाइप्स ऑफ एलिल को पढ़ते हैं बेटा, ठीक है ना। टाइप्स ऑफ एलिल को यहां पर डिस्कस करते हैं। अब देखिए जरा, टाइप्स ऑफ एलिल में हमारे एनसीईआरटी में दो टर्म यूज में लिया है ना। देखिए, एक को बोला है यहां पर अनमोडिफाइड, एक को बोला है मॉडिफाइड एलिल। तो देखिए यहां पर टाइप्स ऑफ एलिल में जो एक एलिल है हमारा, इसे तो क्या बोल रहा हूं मैं, इसे कह रहा हूं यहां पर अनमोडिफाइड एलिल, और एक को मैं क्या कह रहा हूं, एक को मैं कह रहा हूं यहां पर मॉडिफाइड एलिल। तो ये अनमॉडिफाइड और मॉडिफाइड एलिल जो है वो एक्चुअल में क्या होते हैं मैं समझाता हूं। देखिए यहां पर क्या है, मान लीजिए कोई एलिल जो है ना हमारे नेचर में स्टार्टिंग से प्रेजेंट है, पहली बार जो जीन में जीन के लिए जो एलिल बना होगा, सपोज यहां पर अगर ये जीन हाइट की रही होगी तो एलिल बना होगा यहां पर डोमिनेंट कैपिटल टी। तो कैपिटल टी जो पहली बार एलिल बनता है स्टार्टिंग में, नेचर में पहली बार बना, जिसमें कोई म्यूटेशन नहीं हुआ, अभी बना है वो स्टार्टिंग में, ठीक है ना। तो देखिए जरा, जो नेचर में स्टार्टिंग से बनता है, जो नेचर में स्टार्टिंग से बनता है, ऐसे ही एलिल जो नेचर में स्टार्टिंग से ही प्रेजेंट है, उस एलिल को एक्चुअल में क्या कहा जाएगा, अनमॉडिफाइड कहा जाएगा। म्यूटेशन नहीं हुआ है, इसमें कोई चेंज नहीं हुआ। तो क्या कोई चेंज नहीं हुआ तो इसे हम क्या बोल सकते हैं, क्या अनमॉडिफाइड बोलेंगे, राइट है। अच्छा, एक और पॉइंट, जब आप लिंकेज पढ़ेंगे तो इसी अनमॉडिफाइड एलिल को वहां पे हमें वाइल्ड एलिल बोलना होगा, ठीक है। अच्छा, वाइल्ड एलिल को ही एक्चुअल में और क्या कहा जाता है, आप बोलेंगे इसको ओरिजिनल टाइप ऑफ एलिल, ठीक है ना। या तो आप वाइल्ड बोल सकते हैं, या बोल सकते हैं आप ओरिजिनल, या इसी को और क्या बोल सकते हैं आप, अनमॉडिफाइड भी बोल सकते हैं, करेक्ट है। अच्छा, जो अनमॉडिफाइड है क्या उसमें म्यूटेशन नहीं हुआ, एग्जैक्टली म्यूटेशन नहीं हुआ अभी। अच्छा देखो, तो यहां पर जनरली जो अनमॉडिफाइड होगा ना, उससे एक्चुअल में क्या कंसिडर किया जाता है, उसे अनमॉडिफाइड जो एलिल होता है एक्चुअल में उसे यहां पर जनरली डोमिनेंट एलिल कंसिडर किया जाएगा। इसका मतलब है कि इसे डोमिनेंट एलिल माना जाएगा जनरली, है ना। कैसे, अभी मैं आपको एक कंसेप्ट ऑफ डोमिनेंसी जिसके बारे में एनसीईआरटी ने हाफ पेज में बताया है वो समझाऊंगा, तो करेक्टली आप समझ पाएंगे, अच्छे समझ पाएंगे। अच्छा देखिए, तो जो एलिल नेचर में स्टार्टिंग से प्रेजेंट है ना, एक्चुअल में उसी को हम बोल रहे हैं अनमॉडिफाइड, उसी को बोल रहे हैं वाइल्ड एलिल, और उसी को क्या कह रहे हैं, ओरिजिनल टाइप ऑफ एलिल, ठीक है ना। ओरिजिनल क्यों, क्योंकि म्यूटेशन नहीं हुआ, राइट। अच्छा, अगर मान लीजिए किसी एलिल का फॉर्मेशन ही किससे हो रहा है, म्यूटेशन से हो रहा है, तो म्यूटेशन से अगर फॉर्मेशन हो रहा है तो इस एलिल में कोई चेंजेस आया, और चेंजेस आया तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, मॉडिफाइड एलिल बोल सकते हैं बेटा, ठीक है ना। जो एलिल म्यूटेशन के बाद बनते हैं उसे मॉडिफाइड एलिल कहा जाएगा, और जनरली जो मॉडिफाइड एलिल होता है उसे क्या माना जाएगा, ये रेसेसिव एलिल होगा। क्या होगा, रेसेसिव एलिल कंसीडर किया जाएगा, ठीक है ना। जो मॉडिफाइड है वो रेसेसिव माना जाएगा, क्योंकि क्या हो गया बताइए जरा, म्यूटेशन हो गया। तो ये टू टाइप्स का जो है ना एलिल आपको पता होना चाहिए। मैं एक और पॉइंट बता दूं कि जो मॉडिफाइड एलिल है ना, इसी को बेटा पता है कई बार ऑप्शन में आपको ये वर्ड मिलेगा, ठीक है। एनसीईआरटी में कई जगह यूज में लिया गया है, बायोटेक में भी यूज में लिया गया है। देखो जरा, हम बोलेंगे यहां पर इसी मॉडिफाइड एलिल को म्यूटेंट एलिल भी कहा जाता है, राइट है। क्यों, क्योंकि ये एक्चुअल में किसके बाद बने हैं, म्यूटेशन के बाद बने, और म्यूटेशन के बाद बनने वाले एलिल को क्या बोलेंगे आप, म्यूटेंट एलिल। पॉइंट यहां से ये निकलता है कि अनमॉडिफाइड एलिल जनरली डोमिनेंट कंसीडर किए जाएंगे। अच्छा, जो मॉडिफाइड एलिल है वो यहां पर जनरली क्या माने जाएंगे, रेसेसिव माने जाएंगे। आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। अब हम सीधे आगे बढ़ते हैं। देखिए, यहां जो पॉइंट मैं आपको समझाऊंगा उससे एनसीईआरटी का पूरा हाफ पेज कवर होगा, ठीक है ना। अच्छा देखिए, मैं आपको बता दूं, ये जो डायग्राम मैंने आपको समझाया है, इधर यहां पे रिप्रेजेंट कर रखा है, बता रखा है, एक्चुअल में हम यहां पर क्या पढ़ने वाले हैं बेटा। देखो, हम यहां पर पढ़ने वाले हैं अबाउट कंसेप्ट ऑफ डोमिनेंस। क्या पढ़ने वाले हैं, अबाउट कंसेप्ट ऑफ डोमिनेंस। हम यहां पर डोमिनेंस के कंसेप्ट को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं कि डोमिनेंस का कंसेप्ट क्या होता है, ठीक है ना। अच्छा देखिए, एनसीईआरटी ने इसको जैसे जैसे एक्सप्लेन किया है वैसे ही मैं यहां पर बता रहा हूं। देखिए यहां पर क्या पॉइंट है, पॉइंट यहां पर ये है कि सपोज ये दोनों क्रोमोसोम, यहां पर हमने कहा ये दोनों क्रोमोसोम, मान लेते हैं कि ये कैसा क्रोमोसोम है, ये क्रोमोसोम है यहां पर होमोलोगस, राइट है, ये यहां पर होमोलोगस क्रोमोसोम है,
ठीक है ना। अच्छा, एक और पॉइंट देखिए, ये लोकस है और इस लोकस में यहां पर जीन प्रेजेंट है, राइट है, ये जीन प्रेजेंट है। अगर ये जीन प्रेजेंट है और अगर ये जीन जो है वो एक्चुअल में डोमिनेंट एलील वाला होगा, टाइप होगा, तो एक्चुअल में हम इसको क्या कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करें, हमने इसको कैपिटल टी से रिप्रेजेंट किया। अभी जो बताया सेम पॉइंट है यहां पर भी है बेटा। अच्छा, कैपिटल टी से रिप्रेजेंट किया। अच्छा देखो जरा, ये एलील जो है या फिर ये जो जीन होगा क्या अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, और जब भी ये अपने आप को एक्सप्रेस करेगा तो हमने पढ़ा है ना, ये क्या बनाएगा, यहां पर आरएनए बनाएगा। आरएनए से यहां पर क्या बन जाएगा बताओ, प्रोटीन बनेगा। और यहां पर बना हुआ ये जो प्रोटीन होता है ये एक्चुअल में यहां पर ओरिजिनल फिनोटाइप लेके आता है, ठीक है ना। ये प्रोटीन यहां पर क्या लेके आएगा, तो मैं कह रहा हूं ये यहां पर ओरिजिनल, या फिर आप इसको और क्या बोल सकते हैं, आप इसको डोमिनेंट बोल सकते हैं। तो ओरिजिनल या डोमिनेंट फिनोटाइप लेके आएगा। अच्छा, डोमिनेंट फिनोटाइप लेके आ रहा है तो क्या मैं ये कह दूं कैपिटल टी है, तो ऑब्वियस सी बात है डोमिनेंट फिनोटाइप यहां पर क्या रहेगा, यहां पे हाइट के लिए जीन की बात कर रहे हैं तो टॉल रहेगा, ठीक है। तो देखिए यहां पर क्या बोला मैंने, इस पॉइंट को ध्यान से समझना। इसमें एक और पॉइंट मैं ऐड कर रहा हूं कि देखिए यहां पर ये कोई जीन था, है ना, और एलील की बात करें तो ये डोमिनेंट एलील था, है ना। एक्सप्रेस किया, इसने एक्सप्रेस किया तो आरएनए बना और प्रोटीन बना। अच्छा, प्रोटीन बनने का मतलब यहां पर क्या है, जरा सुनना ध्यान से। प्रोटीन बनने का मतलब है यहां पर नॉर्मल एंजाइम बना है, राइट है, जो अच्छे से काम कर रहा है, नॉर्मल एंजाइम बन रहा है। तो ये नॉर्मल एंजाइम जो बनता है यहां पर, प्रोटीन को हमने यहां पर बोला है नॉर्मल एंजाइम। अच्छा, नॉर्मल एंजाइम जो बनता है उसके लिए एनसीईआरटी ने बोला कि ये जो डोमिनेंट एलील है, अच्छा देखो जरा, डोमिनेंट एलील है मतलब नेचर में स्टार्टिंग से प्रेजेंट है, राइट, इसमें कोई चेंज नहीं हुआ, कोई म्यूटेशन नहीं हुआ, इसलिए तो ये डोमिनेंट है। अच्छा, एक और पॉइंट, अगर यहां पे म्यूटेशन नहीं हुआ तो क्या मैं इधर वाले एलील को क्या अनमॉडिफाइड बोल दूं, क्या बोल दिया इसको मैंने, ये बोल दिया यहां पर अनमॉडिफाइड एलील है। अच्छा, कोई चेंज नहीं हुआ है, कोई म्यूटेशन नहीं हुआ है, तो देखो ये प्रोटीन बना रहा है, प्रोटीन मतलब नॉर्मल एंजाइम। एनसीईआरटी ने कहा ये नॉर्मल एंजाइम क्या करेगा, S4 सबस्ट्रेट, और ये इस सबस्ट्रेट को चेंज कर देगा किसके अंदर, प्रोडक्ट में चेंज कर देगा, राइट। इस बात को आप ध्यान से समझिए, देखिए इस पॉइंट को ही समझना है, क्रिटिकल पॉइंट सबसे ज्यादा आज के लेक्चर का यही वाला है। अच्छा, एस का मतलब यहां पर क्या है बेटा, एस का मतलब है यहां पर सबस्ट्रेट, राइट। पी का मतलब क्या है, पी का मतलब है यहां पे प्रोडक्ट। तो देखिए क्या किया, क्या इस आरएनए से जो प्रोटीन बना मतलब नॉर्मल एंजाइम बना, इस नॉर्मल एंजाइम ने इस सबस्ट्रेट का ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया किसके अंदर, प्रोडक्ट के अंदर, राइट है। अच्छा देखिए अब यहां पर क्या होगा, अगर ट्रांसफॉर्मेशन हो गया और यहां पे प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो गया तो ऑब्वियस सी बात है जो फिनोटाइप आना है वो कैसा आएगा, ओरिजिनल, या फिर हम बोलेंगे टॉल की बात कर रहे हैं, या फिर इसी को बोलेंगे हम डोमिनेंट फिनोटाइप आएगा। तो देखिए यहां पर क्या हम ये देख रहे हैं कि अनमॉडिफाइड एलील की वजह से हमेशा डोमिनेंट फिनोटाइप आएगा जनरली, मतलब, ठीक है ना। अच्छा, ये पॉइंट यहां पर बोला एनसीईआरटी ने, क्यों, क्योंकि ये क्या करेगा, नॉर्मल एंजाइम बनाएगा। ये जो अनमॉडिफाइड एलील है, डोमिनेंट एलील है, वो बनाएगा नॉर्मल एंजाइम, और नॉर्मल एंजाइम जो है वो सबस्ट्रेट को कन्वर्ट करेगा किसके अंदर, प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेगा। क्लियर है ये बात। अच्छा, एक और पॉइंट जरा सुनो, यहां पर हम इधर बात करते हैं। मैंने कहा कि अब एक्चुअल में यहां पर कोई जीन है और हमने यहां पे अनमॉडिफाइड लिया है, तो इस जीन या फिर एलील को हम क्या बोल रहे हैं, इधर हम यहां पे एक कंडीशन लेते हैं जिसको क्या बोला जा रहा है, जिसको बोल रहे हैं अपन, ये मॉडिफाइड कंडीशन है। मॉडिफाइड मतलब म्यूटेशन हो गया, मॉडिफाइड एलील है, म्यूटेंट एलील है। अगर ये म्यूटेंट एलील है तो रिप्रेजेंट करेंगे अपन स्मॉल टी से, और अगर स्मॉल टी से यहां पे रिप्रेजेंट किया तो देखो यहां पर क्या है, तीन केस में एनसीईआरटी ने पॉइंट बताया है। हो सकता है कि ये जो मॉडिफाइड एलील है, जो कि जनरली रेसेसिव एलील होता है, ये एक्चुअल में कर सकता है क्या, ये क्या कर सकता है, तो केस 1 हमें यहां पे तीन अलग अलग कंडीशन पढ़नी है, तीन अलग अलग केस पढ़ने हैं। मैंने कहा ये केस फर्स्ट क्या है, हो सकता है कि ये जो मॉडिफाइड एलील है, म्यूटेंट एलील जो होता है, वो क्या बनाएगा, हो सकता है कि ये कोई नॉर्मल एंजाइम बनाएगा, राइट है। इसने क्या कर लिया, कोई नॉर्मल एंजाइम बनाया है ना। तीन कंडीशन है, हो सकता है कि मॉडिफाइड एलील, केस नंबर फर्स्ट क्या बोला कि इसने यहां पर नॉर्मल एंजाइम बनाया है, राइट है। अच्छा, नॉर्मल एंजाइम को आप क्या बोल सकते हैं, एक ऐसा एंजाइम जिसकी इफिशियंसी कम है, राइट है। अच्छा देखो जरा, इफिशियंसी कम है तो क्या मैं इसको ऐसे बोल सकता हूं कि ये लेस इफिशिएंट, राइट, ये लेस इफिशिएंट एंजाइम है। नॉर्मल बोल दिया या फिर लेस इफिशिएंट कह दिया,
ठीक है। अच्छा, तो जरा सुनना इस पॉइंट को हम क्या बोल रहे हैं। एक में तो केस नंबर फर्स्ट में मॉडिफाइड एलिल ने यहां पे नॉर्मल एंजाइम या फिर लेस इफिशिएंट एंजाइम बनाया। अच्छा, एक और पॉइंट, केस नंबर 2 में क्या हो रहा है बेटा, जरा सुनना ध्यान से। केस नंबर 2 में इसने एक्चुअल में जो है नॉर्मल एंजाइम केस नंबर फर्स्ट बनाया था। केस नंबर 2 में यहां पर एंजाइम बन तो रहा है, लेकिन वो एंजाइम फंक्शनल नेचर का नहीं है, अपना काम नहीं कर रहा, अपना वर्क परफॉर्म नहीं कर रहा, अपना फंक्शन शो नहीं कर रहा। तो ये जो एंजाइम है वो एक्चुअल में नॉन फंक्शनल है। कैसा है, इसने यहां पर मॉडिफाइड एलिल ने यहां पर केस नंबर 2 में एंजाइम तो बनाया, लेकिन ये एंजाइम कैसा है, नॉन फंक्शनल एंजाइम है, राइट है। अच्छा, अब देखिए यहां पर क्या होने वाला है। अब यहां पर पॉइंट क्या है बेटा कि केस नंबर 3 की बात कर लें क्या, यहां पर केस नंबर 3 की बात करते हैं। केस नंबर 3 में यहां पर एंजाइम ही नहीं बन रहा, मतलब मैंने बोला नो एंजाइम एट ऑल। क्या बोला, नो एंजाइम एट ऑल। तो देखिए कितने कंडीशन हो गए, क्या 3 कंडीशन हो गए। मैंने कहा फर्स्ट कंडीशन में नॉर्मल एंजाइम या लेस इफिशिएंट एंजाइम बनने की बात कर रहे हैं, राइट है। अच्छा, सेकेंड कंडीशन में यहां पर एंजाइम बन तो रहा है लेकिन ये नॉन फंक्शनल है, अपना काम नहीं कर रहा। और थर्ड केस में मॉडिफाइड एलिल ने तो कोई भी एंजाइम ही नहीं बनाया। अच्छा, तो इससे क्या कंसेप्ट निकला, तो देखो जरा, जब कोई एलिल यहां पर नॉर्मल एंजाइम बनाता है तो ही तो सबस्ट्रेट चेंज होता है प्रोडक्ट में, और इसके बनने से, इस प्रोडक्ट के बनने से डोमिनेंट फिनोटाइप या ओरिजिनल फिनोटाइप आता है। लेकिन यहां पर देखो जरा, जब नॉर्मल एंजाइम बनेगा तो क्या मैं ये कह दूं कि यहां पर ये क्या करेगा, सबस्ट्रेट को चेंज कर देगा, किसके अंदर, प्रोडक्ट में। तो 100% यहां पर देखो जरा, टॉल आया था, यहां पर क्या आया था, टॉल आया था। नोवेल एंजाइम बना तो टॉल आया था, तो यहां पर भी बताओ जरा, डोमिनेंट फिनोटाइप आएगा, इसका मतलब क्या आएगा, क्या यहां पर भी टॉल आएगा कि नहीं। मतलब क्या यहां पर ये नोवेल एंजाइम या लेस इफिशिएंट एंजाइम, इफिशिएंसी कम है, काम तो करेगा, है ना, स्लो रेट से काम करेगा, लेकिन ये एक्चुअल में काम तो करेगा। इसका मतलब ये है कि सबस्ट्रेट को ये ट्रांसफॉर्मेशन करवा देगा, सबस्ट्रेट यहां पे ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, किसके अंदर, प्रोडक्ट के अंदर। इसका मतलब यहां जो फिनोटाइप देखने को मिलेगा वो डोमिनेंट होगा। बात सही है। अच्छा, तो जरा देखिए, क्या मैं केस फर्स्ट को इस अनमोडिफाइड एलिल से कंपेयर करूं, तो देखो जरा, मॉडिफाइड एलिल केस नंबर फर्स्ट में क्या लेके आ रहा है, टॉल। अनमोडिफाइड एलिल भी जनरली क्या लेके आता है, टॉल। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि यहां पर मॉडिफाइड एलिल का जो बिहेवियर है वो अनमोडिफाइड एलिल के बिल्कुल इक्विवेलेंट है। तो एनसीईआरटी में यही लिखा गया है कि देखो, जब कोई भी मॉडिफाइड एलिल नॉर्मल एंजाइम बनाता है तो वो एक्चुअल में टॉल फिनोटाइप लेके आता है, ठीक है। और जब ये टॉल फिनोटाइप लेके आएगा, मतलब डोमिनेंट या ओरिजिनल फिनोटाइप लेके आएगा, तो मॉडिफाइड होने के बाद भी ये ओरिजिनल फिनोटाइप लेके आ रहा है, डोमिनेंट फिनोटाइप लेके आ रहा है। तो क्या अपने इस फीचर से क्या ये सिमिलरिटी शो करता है, किसके साथ, अनमोडिफाइड एलिल के साथ। केस नंबर फर्स्ट को मैं क्या लिख सकता हूं, देखिए यहां पर पॉइंट है, केस नंबर फर्स्ट को मैं लिख सकता हूं कि इस केस में जो बिहेवियर मॉडिफाइड एलिल का था वही किसका है, अनमोडिफाइड एलिल का। तो देखिए यहां पर पॉइंट क्या है, पॉइंट यहां पर है कि केस नंबर फर्स्ट में जो मॉडिफाइड एलिल होता है उसी का बिहेवियर, एक्चुअल में इसका बिहेवियर किसके जैसा है, बिल्कुल किसके जैसा है। तो मैं कह सकता हूं ये अनमोडिफाइड है ना, अनमोडिफाइड एलिल जैसा ही है, अनमोडिफाइड एलिल जैसा है, राइट है। अच्छा, केस नंबर फर्स्ट में हुआ है, लेकिन अब हम यहां पर क्या डिस्कस करेंगे, अब हम यहां पर केस नंबर 2 और केस नंबर 3 की बात करेंगे बेटा, सही है ना। केस नंबर 2 और केस नंबर 3 की बात करेंगे। अच्छा, केस नंबर 2 और केस नंबर 3 में यहां पर देखो जरा, एंजाइम बना लेकिन अपना वर्क नहीं कर रहा। अगर एंजाइम अपना वर्क नहीं करेगा मतलब सबस्ट्रेट का ट्रांसफॉर्मेशन प्रोडक्ट में पॉसिबल नहीं है। तो क्या यहां पर सबस्ट्रेट जो है वो प्रोडक्ट में चेंज होगा, बिल्कुल भी नहीं, यहां पे प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं होगा। अच्छा, प्रोडक्ट नहीं आया, क्या इसका मतलब यहां पर डोमिनेंट फिनोटाइप आएगा, नहीं, यहां तो रेसेसिव आएगा। इसका मतलब यहां टॉल नहीं, यहां पर तो जो है एक्चुअल में ड्वार्फ की बात करेंगे, ठीक है। अच्छा, क्या जब एंजाइम ही नहीं बनेगा, एंजाइम के नहीं बनने पर, एंजाइम के नहीं बनने पर क्या यहां पर भी सबस्ट्रेट का ट्रांसफॉर्मेशन किस में नहीं हो पाएगा, प्रोडक्ट में नहीं हो पाएगा। इसका मतलब है ये दोनों ही कंडीशन में सबस्ट्रेट जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन शो नहीं कर पा रहे और क्या नहीं बना पा रहे,
प्रोडक्ट नहीं बना पा रहे। इसका मतलब क्या आ रहा है, यहां पे हमें ड्वार्फ फिनोटाइप देखने को मिल रहा है। अच्छा, तो देखिए केस नंबर 2, केस नंबर 3 दोनों में ही सबस्ट्रेट का ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ और फिनोटाइप क्या चेंज हो गया कि नहीं। लेकिन केस नंबर फर्स्ट में फिनोटाइप क्या आ रहा था, बोलो डोमिनेंट, और केस नंबर सेकेंड और थर्ड में क्या आ रहा है, बोलो रेसेसिव। तो क्या मैं केस नंबर सेकेंड और थर्ड में जो मॉडिफाइड एलील का बिहेवियर है वो तो ड्वार्फ लाना है, लेकिन अनमॉडिफाइड एलील का जनरली काम क्या होता है, टॉल। तो क्या मैंने आपको केस नंबर फर्स्ट में क्या समझाया था कि मॉडिफाइड एलील बिल्कुल इक्विवेलेंट था, किसके जैसा बताओ जरा, अनमॉडिफाइड जैसा। अब जरा देखो केस नंबर सेकेंड और थर्ड में क्या इसका बिहेवियर इस जैसा है क्या, बिल्कुल नहीं। तो देखिए यहां पर क्या लिख सकता हूं मैं कि केस नंबर सेकेंड और थर्ड के केस में जो मॉडिफाइड एलील है वो इक्विवेलेंट नहीं है। इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूं कि जो मॉडिफाइड एलील है वो बिल्कुल भी इक्विवेलेंट नहीं है किसके, अनमॉडिफाइड के, राइट है, अनमॉडिफाइड के इक्विवेलेंट नहीं है। या फिर मैं इसको हम ऐसे भी लिख सकता हूं मैं, देखो मॉडिफाइड जो है ना केस नंबर 2 और केस नंबर 3, मॉडिफाइड केस नंबर 2 और केस नंबर 3 में क्या लेके आ रहा है, ड्वार्फ लेके आ रहा है। ये क्या लेके आ रहा है, ड्वार्फ लेके आ रहा है। लेकिन अनमॉडिफाइड जनरली क्या लेके आता है, टॉल। तो देखो यहां पे तो टॉल की बात कर रहे हैं, यहां पर ड्वार्फ की बात कर रहे हैं। क्या ये इस कंडीशन में इक्विवेलेंट होंगे क्या, बिल्कुल भी नहीं होंगे। क्यों, क्योंकि इजी सा कंसेप्ट है, सबस्ट्रेट का ट्रांसफॉर्मेशन प्रोडक्ट में नहीं हो पाया, राइट है। अच्छा, आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। लेकिन इस पूरे लेक्चर नंबर 2 का सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड पार्ट समझने के हिसाब से एक्चुअल में यही है, कंसेप्ट ऑफ डोमिनेंस है ना। अच्छा, जरा देखो मैं इससे ये एक और पॉइंट निकाल सकता हूं कंक्लूजन, कि जरूरी नहीं है कि हमेशा म्यूटेशन होने के बाद, अच्छा देखो जरा ये कब बना बताओ, जब इसमें क्या हो गया, म्यूटेशन। तो म्यूटेशन के बाद ही जो एलील बनते हैं उसको क्या बोलते हैं, मॉडिफाइड एलील। तो देखो क्या म्यूटेशन के बाद ऐसा जरूरी है कि हर बार रेसेसिव फिनोटाइप ही देखने को मिले, नहीं। देखो कुछ कंडीशन में, केस नंबर फर्स्ट में तो यहां पे डोमिनेंट फिनोटाइप भी आ सकता है। तो ध्यान रखिएगा कि म्यूटेशन के बाद हमेशा रेसेसिव फिनोटाइप ड्वार्फ आए ऐसा कोई जरूरी नहीं है। यहां पर आप कह सकते हैं म्यूटेशन के बाद, है ना, सम टाइम एक्चुअल में जब नॉर्मल एंजाइम बनने की बात कर रहे हो तो एक्चुअल में क्या आ सकता है, क्या और देखने को मिल सकता है, यहां पर डोमिनेंट फिनोटाइप भी देखने को मिल सकता है, राइट है। अच्छा, इस पूरे कंसेप्ट को आप यहां पे 2 सेकंड में स्क्रीनशॉट लेंगे, उसके बाद मैं एक बार क्विक रिव्यू करवाऊंगा, उसके बाद हम आगे का टॉपिक डिस्कस करेंगे बेटा। ओके, अब देखिए मैं यहां पर समझा रहा हूं कि एक्चुअल में हमने यहां पर क्या क्या डिस्कस किया है, एक बार क्विक रिवीजन करवा रहा हूं, ठीक है ना। अच्छा, क्विकली रिवीजन करते हैं अपन। देखिए क्या पॉइंट है, पॉइंट यहां पर है कि कंसेप्ट ऑफ डोमिनेंस हमने पढ़ा। देखिए ये वाला कंडीशन जो है वो अनमॉडिफाइड एलील के लिए है, ये वाला कंडीशन मॉडिफाइड एलील के है। अब ये जो अनमॉडिफाइड एलील है इसने आरएनए बनाया, प्रोटीन बनाया, मतलब नॉर्मल एंजाइम बनाया। इस नॉर्मल एंजाइम ने सबस्ट्रेट का ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया किसमें, प्रोडक्ट में, और ऐसा होने से ओरिजिनल और डोमिनेंट फिनोटाइप टॉल देखने को मिला। तो मैं ये कह सकता हूं कि अनमॉडिफाइड एलील का काम है डोमिनेंट फिनोटाइप टॉल लाना जनरली। लेकिन देखो यहां पर इवोल्यूशन हुआ, कुछ टाइम के बाद इस एलील में चेंज आया, और म्यूटेशन के बाद अगर चेंज आया है और म्यूटेशन के बाद बनने वाले एलील को आप क्या बोलते हैं, मॉडिफाइड एलील कहते हैं। तो मॉडिफाइड एलील ने यहां पर 3 तरह के केस में बिहेवियर शो किया। हो सकता है इसने नॉर्मल एंजाइम बनाया हो सकता है इसने यहां पे नॉन फंक्शनल एंजाइम बनाया हो सकता है ये कोई एंजाइम ही नहीं बना रहा हो। तो जब यहां पे नॉन फंक्शनल और यहां पर किसी एंजाइम नहीं बनने की बात करते हैं तब तो सबस्ट्रेट का ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो सकता। जब सबस्ट्रेट का ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ तो यहां पर रेसेसिव फिनोटाइप मतलब ड्वार्फ देखने को मिल रहा है। लेकिन यहां देखो आप केस नंबर फर्स्ट में क्या हुआ, नॉर्मल एंजाइम बना, सबस्ट्रेट ट्रांसफॉर्म हो गया किसके अंदर, प्रोडक्ट के अंदर, और यहां जो फिनोटाइप आ रहा है वो टॉल है। तो क्या इस कंडीशन में मॉडिफाइड एलील ने बिल्कुल अनमॉडिफाइड जैसा बिहेवियर शो किया, ये भी टॉल लाते हैं, ये भी टॉल लेके आ रहे हैं। लेकिन केस नंबर सेकेंड और केस नंबर थर्ड में तो ये एक्चुअल में ड्वार्फ लेके आ रहा है। तो क्या मॉडिफाइड एलील केस नंबर 2 और केस नंबर 3 में अनमॉडिफाइड एलील जैसा बिल्कुल भी नहीं है। ये मॉडिफाइड एलील केवल केस नंबर फर्स्ट में ही अनमॉडिफाइड एलील जैसा है। आई होप आपको यह पॉइंट समझ में आ गया होगा। एनसीईआरटी में इसके बारे में पूरे एक पैराग्राफ में समझाया हुआ है।
देखिए हो सकता है, आई होप कि आपको ये जो यहाँ पर मैंने पोर्शन लिया है एनसीईआरटी का वो विजिबल हो। देखिए जरा इसको हम समझते हैं। देखिए क्या क्या दे रखा है इसमें, क्या क्या पॉइंट मेंशन किया गया है। देखो यहाँ पर क्या एनसीईआरटी में जो समझा हुआ है ना, इसमें एनसीईआरटी के पेज में ऐसा दिया हुआ है। पहली बात तो ये की गई है कि मॉडिफाइड एलील जो होता है वो 3 केस में 3 तरह के एंजाइम बनाता है, वो वाला पॉइंट मिलेगा आपको एनसीईआरटी में, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद ये पॉइंट मिलेगा, देखो जरा क्या लिखा है, इन फर्स्ट केस में हमने पढ़ा ना कि मॉडिफाइड एलील जो है वो बिल्कुल इक्विवेलेंट होता है किसके, बताओ जरा, अनमॉडिफाइड एलील के, है ना, फर्स्ट केस में। अच्छा लेकिन जरा देखो जरा, इक्विवेलेंट है इसका मतलब क्या है, इक्विवेलेंट है इसका मतलब सेम फिनोटाइप या फिर ट्रेट आ रहा है। क्यों? क्योंकि यहां पर एक्चुअल में ट्रांसफॉर्मेशन हो गया था, किसका बताओ जरा, सबस्ट्रेट का ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। और इस तरह के इक्विवेलेंट जो एलील है ना उसके पेयर्स का मिलना नेचर में बहुत ही कॉमन सी बात है, ये और लिखा है एनसीईआरटी ने। अच्छा लेकिन अगर केस नंबर सेकेंड और थर्ड की बात करें तो मॉडिफाइड एलील ने क्या बनाया हो, अगर नॉन फंक्शनल एंजाइम बनाया हो, अभी पता था, या फिर कोई एंजाइम ही नहीं बना हो, तो एक्चुअल में क्या इस कंडीशन में फिनोटाइप अफेक्ट होगा कि नहीं। जहां टॉल लेके आ रहा था मॉडिफाइड, अब वो मॉडिफाइड जो है ना नॉन फंक्शनल एंजाइम के बनने से और एंजाइम के नहीं बनने से बिल्कुल भी, बताओ क्या उसका फिनोटाइप चेंज हो जाएगा, अब वो एक्चुअल में ड्वार्फ लेके आएगा, राइट है। तो इसी बात को यहां पर एनसीईआरटी ने यहां पे एक्सप्लेन किया है कि मॉडिफाइड और अनमॉडिफाइड का बिहेवियर कब तो सेम रहता है और कब यहां पे अलग हो जाता है। आई होप आपको यह पॉइंट समझ में आ गया होगा। अब देखिए जरा इस पॉइंट को आप एज इट इज इस एनसीईआरटी की पैराग्राफ को जो मैंने अभी यहां पे कंसेप्ट बताया है इससे मैच करके एज इट इज समझ सकते हैं। क्लियर है? अब देखो इसको हम और ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे, आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। अब देखिए हमने जीन पढ़ लिया, हमने एलील पढ़ लिया, हमने एलील के टाइप्स भी यहां पे जान लिया है। एक और पॉइंट जो हम यहां पे डिस्कस करने वाले हैं वो है जेनेटिक्स में यूज में लिए जाने वाले जेनेटिकल टर्म की ही बात करते हैं, टर्मिनोलॉजी की बात करते हैं। तो यहां पर जो नेक्स्ट टर्म है हमारा जेनेटिक्स का वो एक्चुअल में है क्या, ये है यहां पर होमोजाइगस या फिर हेटेरोजाइगस। होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस क्या होता है मैं आपको ये समझाने वाला हूं, ठीक है ना। अब देखिए आप इस पॉइंट को समझो। आप देखिए क्या है, पहली बात तो होमोजाइगस को प्योर कंडीशन मानेंगे, इसी को आप ट्रू ब्रीडिंग भी कहेंगे। आगे जाकर एनसीईआरटी में जब हम मेंडल के एक्सपेरिमेंट को देखेंगे तो मेंडलिज्म में मैं आपको ये पॉइंट बताऊंगा ट्रू ब्रीडिंग क्या होता है। मेंडल ने 14 ट्रू ब्रीडिंग बनाए थे, तो ये पॉइंट आगे डिस्कस करेंगे बेटा। तो होमोजाइगस को ही प्योर कंडीशन मानना है। अगर होमोजाइगस को आपने प्योर माना, इसका मतलब हेटेरोजाइगस को आप क्या मानेंगे, इम्प्योर मानेंगे। अच्छा, होमोजाइगस को प्योर बोला तो आप इसको क्या बोलेंगे, ट्रू ब्रीडिंग भी बोल सकते हैं। एक्चुअल में होमोजाइगस क्या होता है, देखो क्या है, अगर मान लो कोई डेप्लॉइड ऑर्गेनिज्म है और किसी डेप्लॉइड ऑर्गेनिज्म में पाए जाने वाले किसी जीन के अगर दोनों ही एलील सिमिलर हो तो इस कंडीशन को होमोजाइगस बोलेंगे। आई रिपीट, क्या बोला, प्रेजेंस ऑफ 2 सिमिलर एलील ऑफ अ जीन इन अ डेप्लॉइड ऑर्गेनिज्म। कोई ऑर्गेनिज्म डेप्लॉइड है, राइट है, और उस डेप्लॉइड ऑर्गेनिज्म में किसी एक जीन के लिए 2 सेम एलील पाए जा रहे हैं, दोनों एलील सिमिलर हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे, होमोजाइगस कंडीशन। पहले मैं एग्जांपल बताता हूं, हाइट की केस में ही डिस्कस करते हैं बेटा, राइट है। देखो अगर होमोजाइगस कंडीशन है तो हो सकता है दोनों सेम एलील होने चाहिए, मतलब कैपिटल टी। और एक और एग्जांपल बताऊं तो आप कहेंगे स्मॉल टी। देखो जरा, जीन तो एक है, हाइट की जीन है, और इसके लिए दोनों एलील कैपिटल टी सेम है, इसका मतलब ये होमोजाइगस कंडीशन है। स्मॉल टी सिमिलर एलील की बात कर रहे हैं, मतलब होमोजाइगस कंडीशन है। ये तो बिल्कुल बेसिक सी बात हो गई। जरा एक डायग्राम बना के समझते हैं। देखिए मैंने कहा ये कोई मैंने यहां पर सेल बनाया, राइट है। अच्छा ये सेल है और ये एक्चुअल में 2n से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्योंकि हम कह रहे हैं ये डेप्लॉइड ऑर्गेनिज्म की बात हो रही है, और डेप्लॉइड ऑर्गेनिज्म है, इसका मतलब इसमें जो क्रोमोसोम है क्या उसके 2 सेट मिलेंगे तभी तो आप इसको डेप्लॉइड बोल रहे हैं, राइट है। अच्छा देखो यहां पर क्या बोला, सपोज मैंने बोला कि यहां पर हाइट की जीन है, यहां पर कैपिटल टी प्रेजेंट है और यहां पर भी क्या है, कैपिटल टी। तो देख रहे हैं आप, क्या जीन तो एक ही है, मतलब हाइट की जीन बात कर रहे हैं, किसी हाइट की जीन मतलब
स्पेशली डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म में किसी पर्टिकुलर एक जीन के लिए क्या दोनों एलील यहां पर सेम हो गए, दोनों डोमिनेंट हो गए, तो बोलेंगे इस कंडीशन को होमोजाइगस कंडीशन या प्योर या ट्रू ब्रीडिंग बोला जाएगा। अच्छा, सिमिलरली यहां पे स्मॉल टी मानूंगा और यहां पर भी स्मॉल टी मानूंगा, तो इसको आप क्या बोल देंगे बताओ? ये भी तो किसी जीन के दोनों एलील सेम होना ही है, इसका मतलब इस कंडीशन को होमोजाइगस कहा जाएगा। लेकिन अगर यहां पर कैपिटल टी होता और यहां पे स्मॉल टी होता तो क्या डिसिमिलर एलील होते? एक ही जीन के सिमिलर एलील का पाया जाना डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म में होमोजाइगस कंडीशन, और डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म में एक ही जीन के दो अलग अलग मतलब डिसिमिलर एलील का पाया जाना ये हेटेरोजाइगस कंडीशन कहलाएगा। प्रेजेंस ऑफ टू डिसिमिलर मतलब जो सेम नहीं है, अगर टू डिसिमिलर एलील पाए जा रहे हैं डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म में किसी भी एक पर्टिकुलर जीन के लिए, इसी कंडीशन को क्या कहा जाएगा? हेटेरोजाइगस कहा जाएगा, राइट है। अच्छा, जैसे देखो हमने यहां पर डिप्लॉइड सेल की बात की, डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म मतलब 2n से रिप्रेजेंट करें, यहां पे क्या दो सेट मिलेंगे? मैंने यहां पर कहा कैपिटल टी है और यहां पर कहा मैंने स्मॉल टी है, तो कैपिटल टी स्मॉल टी, क्या बताओ इसका एग्जांपल है? क्या यहां पर हाइट की जीन के लिए दोनों एलील सेम नहीं है, डिसिमिलर है, सिमिलर नहीं है, तो इसको आप क्या बोलेंगे? हेटेरोजाइगस या फिर इम्प्योर बोल दिया जाएगा। करेक्ट है ये बात। आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा कि होमोजाइगस क्या होता है और हेटेरोजाइगस क्या होता है। जेनेटिक्स में यूज में लिए जाने वाले मैं आप सभी को टर्म समझा रहा हूं, जीन पढ़ा, एलील पढ़ा, टाइप्स ऑफ एलील, कंसेप्ट ऑफ डोमिनेंस जो एलील में समझना होता है। एक और पॉइंट हमने यहां पे होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस वाले पॉइंट भी डिस्कस कर लिया है। अब देखिए एक और पॉइंट, होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस तो बिल्कुल नॉर्मल सी बात थी, है ना, लेकिन अब यहां पर कुछ यूनिक पॉइंट, इसको हम लिंकेज में, सेक्स लिंकेज में डिस्कस करते हैं, इसे हेमीजाइगस कहा जाता है। अब ये हेमीजाइगस क्या होता है जरा सुनना ध्यान से। क्या है पॉइंट? ये है कि अभी हमने देखा कि अगर डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म है तो कम से कम एक जीन के दो एलील होंगे, लेकिन अगर मैं बोलूं कि ऑर्गेनिज्म डिप्लॉइड है लेकिन किसी एक जीन का दो एलील नहीं है, डिप्लॉइड होने के बाद भी दो एलील नहीं है, डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म में भी किसी जीन का अगर एक सिंगल एलील पाया जा रहा है, तो इसे ना तो बोलेंगे होमो ना बोलेंगे हेटेरो, इसको क्या बोलेंगे? हेमीजाइगस कंडीशन बोलेंगे। आई रिपीट, डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म में जनरली क्या होता है, अगर यहां पर कोई एक जीन है और वो डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म है तो क्या वो या तो होमो फॉर्म में होगा या हेटेरो फॉर्म में होगा, दो एलील मिलेंगे, है ना। लेकिन जो हो सकते हैं सिमिलर हो सकते हैं डिसिमिलर हो, लेकिन डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म में एक जीन के केवल एक एलील ही पाए जा रहे हैं, तो इसी कंडीशन को होमोजाइगस कंडीशन कहा जाएगा। एग्जांपल में मैं आपको समझाता हूं। देखिए क्या है, मैंने कहा कोई डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म है, इन डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म प्रेजेंस ऑफ सिंगल एलील ऑफ अ जीन, किसी भी जीन के सिंगल एलील का पाया जाना डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म में, ये हेमीजाइगस कंडीशन कहलाता है। अच्छा, इसका एग्जांपल मैं समझाता हूं, इसका एग्जांपल। अच्छा, ये केवल और केवल मेल में देखने को मिलता है, फीमेल में देखने को नहीं मिलता। हेमीजाइगस कंडीशन फीमेल में देखने को नहीं मिलता, केवल और केवल ये कंडीशन मेल में ही देखने को मिलेगा आपको, राइट है। अच्छा, कैसे? तो ये पॉइंट मैं आपको समझाता हूं, सुनिए आप ध्यान से। देखिए पॉइंट है क्या बेटा, यहां पर पॉइंट है कि मैं यहां पे एग्जांपल बता रहा हूं कि अगर हम यहां पर ह्यूमन मेल की बात कर रहे हैं, राइट, ह्यूमन मेल की बात कर रहे हैं, ह्यूमन मेल में पाए जाने वाले, अगर बेटा हम सेक्स क्रोमोसोम एलोसोम की बात करें, सेक्स क्रोमोसोम की बात कर रहे हैं, आप जानते हैं मतलब ये एक्स और वाई की बात कर रहे हैं, राइट है। अच्छा, तो जरा देखो यहां पर एक कंसेप्ट में यहां पे डायग्राम बना रहा हूं। सपोज मैंने कहा ये एक्स क्रोमोसोम है, राइट है भाई, ह्यूमन मेल में सेक्स क्रोमोसोम दो होते हैं, एक्स और वाई, ये एक्स क्रोमोसोम है, और मैंने कहा ये एक्चुअल में मान लो इसको ऐसे करते हैं रिप्रेजेंट, ये है यहां पर एक्स क्रोमोसोम और ये है यहां पर एक्चुअल में वाई क्रोमोसोम। ये होमोलोगस तो बिल्कुल नहीं है भाई, एक है एक्स, दोनों क्रोमोसोम अलग अलग है। जब दोनों क्रोमोसोम अलग है, एक को हम एक्स बोल रहे हैं एक को वाई बोल रहे हैं, तो इन पे पाए जाने वाले जीन भी तो अलग अलग होंगे जो कभी भी एलील नहीं बना सकते, राइट है। एलील बनाने के लिए होमोलोगस क्रोमोसोम और सेम लोकस का होना जरूरी था। आज के क्लास में स्टार्टिंग में ही मैंने आपको यही समझाया है, लेकिन देखो जरा यहां पे होमोलोगस क्रोमोसोम नहीं है ना। अच्छा, लेकिन अगर हम इस कंडीशन को देखें तो समझने के लिए मान लो यहां पर कोई जीन प्रेजेंट है, ए जीन प्रेजेंट है, बी प्रेजेंट है, सी प्रेजेंट
है ना। तो क्या ए बी सी ये एक्स क्रोमोसोम पे हैं, क्या सेम जीन ही यहां पर वाई पे हो सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं, क्योंकि देखो दोनों का नाम अलग इसलिए रखा गया क्योंकि इन दोनों क्रोमोसोम पे जीन अलग अलग हैं। अगर हम कह रहे हैं कि एक्स क्रोमोसोम पे ए बी सी जीन है, इसका मतलब कि ये ए बी सी जीन एक्स क्रोमोसोम पे हैं और ये किस पर नहीं पाए जाएंगे, ये वाई क्रोमोसोम पर नहीं पाए जाएंगे। इसका मतलब है मान लो यहां पर कोई जीन प्रेजेंट है पी और यहां पर प्रेजेंट है क्यू, राइट है, तो P और Q प्रेजेंट है, ना कि ABC प्रेजेंट है। तो देखो मैंने क्या बोला कि डेप्लॉइड ऑर्गेनिज्म तो है क्योंकि X और Y की बात कर रहे हैं, लेकिन क्या ABC जीन का जो एलील है यहां पर एक ही तो है ना। क्या ये सेम यहां पे Y पे मिल सकते हैं? बिल्कुल नहीं। तो मैंने क्या बोला कि डेप्लॉइड ऑर्गेनिज्म जो है उसमें किसी भी जीन का सिंगल एलील का पाया जाना, मैंने कहा X की बात कर रहे हैं तो उस पे ABC है ना, लेकिन ABC कहां नहीं मिल सकता, Y पे नहीं मिल सकता। सिमिलरली Y पर अगर PQ है तो क्या ये X पे मिल सकता है क्या PQ? नहीं मिल सकता। इसका मतलब एक जीन का केवल एक एलील ही पाया जा रहा है डेप्लॉइड ऑर्गेनिज्म होने के बावजूद। तो इसी कंडीशन को क्या बोलेंगे आप? हेमीजाइगस कंडीशन बोलेंगे। लेकिन जरा देखो अगर हम बात करते हैं यहां पर फीमेल की बात करते हैं, फीमेल में तो यहां पर बोला कि ये कंडीशन देखने को नहीं मिलेगा, ये केवल और केवल कहां देखने को मिलेगा, ये केवल और केवल मेल में ही देखने को मिलेगा। फीमेल में तो क्या होते हैं, दोनों ही जो सेक्स क्रोमोसोम हैं वो सेम होते हैं। जब दोनों सेम है मतलब होमोलोगस बन गया। इसका मतलब मान लो अगर यहां पे कोई जीन ई है, कैपिटल ई है, तो इसका अल्टरनेटिव फॉर्म यहां पे स्मॉल ई हो सकता है कि नहीं हो सकता? अच्छा, तो ये इस कंडीशन में हेमीजाइगस नहीं कहलाएगा। इसका मतलब मैं क्या ये बोल सकता हूं कि फीमेल में हेमीजाइगस कंडीशन नहीं देखने को मिल सकता। हेमीजाइगस कंडीशन का पाया जाना केवल ह्यूमन मेल के सेक्स क्रोमोसोम में ही देखने को मिलेगा, राइट है। अच्छा, तो यहां पर फीमेल का फीचर नहीं है ना, ये जो हेमीजाइगस है वो ह्यूमन मेल का फीचर है, राइट है। तो हमने होमोजाइगस, हेटेरोजाइगस और हेमीजाइगस वर्ड को समझ लिया है, राइट है। अब देखिए एक एक पॉइंट को मैं बिल्कुल जो है बेसिक लेवल से स्टार्ट कर रहा हूं, हर एक वर्ड को डिटेल में समझा रहा हूं ताकि आपसे कोई भी क्वेश्चन किसी भी इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल का क्वेश्चन ऐसा ना हो कि आपसे सॉल्व ना हो। आप सभी तरह के क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। बस आपसे रिक्वेस्ट ये है कि जो भी पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं डेली बेसिस पे आप नोट्स बनाइए और लिखते जाइए और उसको एनसीईआरटी से मैच करके पढ़ते जाइए। सारे पॉइंट आपको एनसीईआरटी में मिलेंगे और एनसीईआरटी की लैंग्वेज अगर आप नहीं समझ रहे तो नोट्स भी यहां पर मोर देन सफिशिएंट है, क्योंकि वही पॉइंट जो एनसीईआरटी में मेंशन्ड है वही मैं आपको क्लियरली ओपनली यहां पे डिटेल में एक्सप्लेन कर रहा हूं, राइट है। अच्छा देखिए यहां पे क्या है, अब यहां पर हमने एलील के दो टाइप्स पढ़ा था, एक तो मॉडिफाइड एलील और एक को हमने क्या कहा था, अनमॉडिफाइड एलील। बात सही है, एक को हमने कहा था मॉडिफाइड, एक को क्या कहा था, अनमॉडिफाइड। अब यहां पे एलील के दो टाइप में हमें समझना है कि डोमिनेंट एलील क्या होता है और रेसेसिव एलील क्या होता है। डोमिनेंट एलील और रेसेसिव एलील, इन दो वर्ड को हमें यहां पे एक्सप्लेन करना है। तो जरा देखिए पॉइंट क्या है। पॉइंट यहां पर यह है कि ये दोनों क्या होते हैं। तो देखो अभी तक तो हमने ये देखा कि ऐसा एलील जो अपने आप को एक्सप्रेस करता है वो डोमिनेंट कहलाता है, और एक ऐसा एलील जो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करता, वो रेसेसिव कहलाता है। लेकिन इस डेफिनेशन को अब हम यहां पे टेक्निकली डिस्कस करने वाले हैं, थोड़ा बहुत चेंज लेके आने वाले हैं। देखिए क्या है, अब मैं कह रहा हूं कि वो एलील है ना, डोमिनेंट एलील है जो अपने आप को एक्सप्रेस करे, विच कैन एक्सप्रेस इटसेल्फ बट इन बोथ कंडीशन। इट मींस इट विल एक्सप्रेस इन द होमोजाइगस एज वेल एज हेटेरोजाइगस टू। ठीक है, मैंने बोला कि होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस दोनों कंडीशन में अगर कोई एलील अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है तो आप इसको क्या बोलेंगे, डोमिनेंट एलील बोलेंगे। लेकिन अगर कोई एलील ऐसा है जो केवल और केवल अपने आप को होमोजाइगस कंडीशन में एक्सप्रेस कर रहा है लेकिन वो कभी भी हेटेरोजाइगस कंडीशन में एक्सप्रेस नहीं कर रहा, तो ऐसे एलील को आप रेसेसिव एलील बोलेंगे, राइट है। अच्छा, इस बात को जरा हम समझते हैं कि कैसे एक्सप्रेस करने की बात कर रहे हैं, कैसे हम इसको समझें, एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर मान लीजिए हम हाइट की जीन की बात कर रहे हैं, अगर हम हाइट की जीन की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब है क्या यहां पर 3 एलील पॉसिबल है। एक को हमने कैपिटल टी बोल दिया, मतलब 3 जीनोटाइप पॉसिबल है, कैपिटल टी बोल दिया। एक को हमने कैपिटल टी स्मॉल टी बोल दिया और एक को हमने स्मॉल टी बोल दिया। क्या ये 3 जीनोटाइप कंडीशन पॉसिबल है कि नहीं, बोलो, राइट है। अच्छा जरा देखो,
एक पॉइंट मैं समझाता हूं यहां पर कि क्या अगर मैं यहां पर इधर वाले को बताओ जरा, क्या इन दोनों में से डोमिनेंट कौन है? बोलो, कैपिटल टी कोई भी है, दोनों डोमिनेंट है, दोनों डोमिनेंट है, इसका मतलब यहां जो फिनोटाइप आएगा वो क्या, वो टॉल आएगा, राइट? अच्छा, आगे जाकर के मैं लॉ ऑफ डोमिनेंस में बताऊंगा कि एक्चुअल में कैपिटल टी स्मॉल टी में से हमेशा अपने आप को, है ना, डोमिनेंट एलिल ही एक्सप्रेस कर पाता है, राइट है? कैपिटल टी अगर एक्सप्रेस करेगा तो यहां पर भी क्या फिनोटाइप आएगा, टॉल आएगा। अच्छा, स्मॉल टी में, है ना, आप अच्छे से जान गए होंगे, यहां पर क्या आएगा, ड्वार्फ आएगा। बात सही है? मैं इस पॉइंट को एक्सप्लेन करने वाला हूं, इस कंसेप्ट और इस एग्जांपल को यूज में लेकर के, ठीक है ना? अब देखिए यहां पर क्या है पॉइंट। क्या मैं ये बोल दूं कि ये वाला जो कंडीशन आपको देखने को मिल रहा है, क्या ये होमोजाइगस कंडीशन है? क्या ये यहां पर होमोजाइगस कंडीशन है? राइट है। अच्छा, क्या ये वाला कंडीशन, बोलो, क्या ये वाला कंडीशन यहां पर हेटेरोजाइगस कंडीशन है? ये कंडीशन, ये अगेन यहां पर कौन सा कंडीशन है, होमोजाइगस कंडीशन है। अच्छा जरा सुनो, क्या मैं ये देख रहा हूं क्लियरली कि कैपिटल टी यहां पर डोमिनेंट एलिल है, राइट? कैपिटल टी यहां पर कौन सा एलिल है? तो मैं लिख रहा हूं कैपिटल टी यहां पर डोमिनेंट एलिल है। और ये कैपिटल टी जिसे हम डोमिनेंट एलिल बोल रहे हैं, क्या ये अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है? तभी तो टॉल आ रहा है। इसमें भी, सेकेंड में भी कैपिटल टी ही अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है, मतलब टॉल आ रहा है। इसका मतलब हमने देखा कि डोमिनेंट एलिल कैपिटल टी ने अपने आप को होमोजाइगस में भी एक्सप्रेस किया, और कैपिटल टी मतलब डोमिनेंट एलिल ने अपने आप को हेटेरोजाइगस में भी एक्सप्रेस किया। तो एक ऐसा एलिल ही तो डोमिनेंट है जो अपने आप को होमोजाइगस में भी एक्सप्रेस करे और हेटेरोजाइगस में भी एक्सप्रेस करे, राइट है? लेकिन जरा देखो आप स्मॉल टी को, क्या स्मॉल टी ने हेटेरोजाइगस में अपने आप को एक्सप्रेस किया? नहीं। अगर करता तो क्या आता, बोलो, ड्वार्फ आता। यहां हेटेरोजाइगस कंडीशन में तो केवल कैपिटल टी मतलब डोमिनेंट ही एक्सप्रेस कर रहा है। तो क्या मैं सिंपली ये कह सकता हूं कि स्मॉल टी मतलब, क्या स्मॉल टी यहां पर रेसेसिव एलिल है? क्या स्मॉल टी यहां पर रेसेसिव एलिल है? और इस रेसेसिव एलिल ने केवल और केवल अपने आप को यहां पर एक्सप्रेस किया है, केवल और केवल किस कंडीशन में? मैंने बोला होमोजाइगस कंडीशन में ही एक्सप्रेस किया है। इसका मतलब ये रेसेसिव एलिल हेटेरोजाइगस में एक्सप्रेस नहीं करते, यही तो पॉइंट है। सिंपल सा पॉइंट है, जरा एक और बार आप समझ लीजिए। एग्जांपल से तो आपको समझ में आ गया होगा। सिंपली क्या है, कोई एक ऐसा एलिल जो एक्सप्रेस कर रहा है, लेकिन एक्सप्रेस दोनों कंडीशन में कर रहा है, होमो में भी और हेटेरो में भी, तो आप बोलेंगे उसको क्या, आप उसको बोलेंगे यहां पर डोमिनेंट एलिल। लेकिन कोई एक ऐसा एलिल है जो अपने आप को एक्सप्रेस केवल और केवल होमोजाइगस कंडीशन में कर रहा है, हेटेरोजाइगस कंडीशन में एक्सप्रेस नहीं कर रहा, तो उसे हम रेसेसिव एलिल बोल देंगे। ठीक है, आई होप आपको यह पॉइंट समझ में आ गया होगा। अब हम सीधे नेक्स्ट कंसेप्ट की ओर बढ़ते हैं। देखिए, अब यहां पर इस पूरे चैप्टर में यूज में लिया जाने वाला ये दोनों टर्म भी बहुत जरा जरूरी है कि जीनोटाइप क्या होता है और फिनोटाइप क्या होता है। हम पढ़ेंगे जीनोटाइप और फिनोटाइप क्या होता है डिटेल में। जरा आप मेरी बात सुनिए, जीनोटाइप और फिनोटाइप क्या होता है। देखो, किसी भी प्लांट को आप बाहर से जो देखते हैं, समझते हैं, पहले नॉर्मल एग्जांपल लेके समझाता हूं। किसी भी प्लांट को अगर आप बाहर से देखेंगे तो बाहर से देखने पे तो उसका केवल और केवल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर, एक्सटर्नल कैरेक्टर ही दिखेगा। सपोज आप उसके हाइट को देख सकते हैं कि जो प्लांट है वो टॉल है या फिर ड्वार्फ है। क्या आप केवल और केवल एक्सटर्नल कैरेक्टर ही देख पाते हैं? क्या आप यहां पे बाहर से ही क्या उसमें पाए जाने वाले जीनोटाइप, जीन का कॉम्पोजिशन या जेनेटिक मेकअप को देख पाते हैं, ऑब्जर्व कर पाते हैं? बिल्कुल ऐसा तो नहीं है। इसका मतलब है कि जो आपने किसी प्लांट को देखा और मॉर्फोलॉजिकल अपीयरेंस जो आपको देखने को मिला, वो मॉर्फोलॉजिकल अपीयरेंस ही उस प्लांट का यहां पर फिनोटाइप कहलाता है। लेकिन अगर आप मॉर्फोलॉजिकल के अलावा अगर आप उसका जेनेटिक मेकअप, उसके जीन्स के बारे में स्टडी करना चाहते हैं, तो जो जीन्स का स्टडी है, जेनेटिक मेकअप का जो स्टडी है ना, तो वो एक्चुअल में उसका जीनोटाइप कहलाता है। इस बात को हम जो है डिटेल में समझते हैं। देखिए कैसे। मैंने बोला कि यहां पर स्टेटमेंट ये दिया है बेटा कि द एक्सटर्नल अपीयरेंस, है ना, एक्सटर्नल या मॉर्फोलॉजिकल अपीयरेंस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म फॉर अ पर्टिकुलर कैरेक्टर,
किसी पर्टिकुलर कैरेक्टर, है ना, किसी पर्टिकुलर कैरेक्टर के लिए किसी ऑर्गेनिज्म का जो बाहर बाहर का मॉर्फोलॉजिकल अपीयरेंस होगा वो तो उसका क्या कहलाएगा, फिनोटाइप कहलाएगा। किसी प्लांट को देखा आपने तो उस प्लांट के हाइट में आपको क्या मालूम चला, या तो वो प्लांट टॉल है या वो प्लांट कैसा है, ड्वार्फ है, या तो वो टॉल है या फिर वो ड्वार्फ है। तो ये जो मॉर्फोलॉजिकल अपीयरेंस है इसी को तो आप क्या बोलेंगे बेटा, इसी को तो आप फिनोटाइप बोलेंगे, राइट है। अच्छा, लेकिन जब हमने देखा कि किसी ऑर्गेनिज्म को हमने ऑब्जर्व किया और किसी पर्टिकुलर कैरेक्टर के लिए कोई ऑर्गेनिज्म जो है अगर उसका आप जेनेटिक कॉम्पोजिशन या कॉन्स्टिट्यूशन को स्टडी कर रहे हैं, जेनेटिक मेकअप को स्टडी कर रहे हैं, तो ये जेनेटिक मेकअप ही किसी पर्टिकुलर कैरेक्टर के लिए ऑर्गेनिज्म का क्या कहलाएगा, ये इसका जीनोटाइप कहलाएगा। जैसे देखो कैपिटल टी राइट है। अच्छा, ये जीनोटाइप है ना, जीन का कॉम्पोजिशन है ये, कैपिटल टी स्मॉल टी ले सकते हैं, स्मॉल टी ले सकते हैं, राइट है। अच्छा, इस बात को जरा एक और पॉइंट से हम समझते हैं, एक और पॉइंट से मैं यहां पर समझाने वाला हूं। जरा देखिए, मैंने यहां पर सपोज स्टेम हाइट की बात कर रहा हूं, मैं स्टेम हाइट को समझा रहा हूं। स्टेम हाइट में मैंने क्या बोला, देखिए बेटा, स्टेम हाइट में बोला कि मान लीजिए ये कोई प्लांट है, राइट है, ये कोई प्लांट मैंने बनाया और ये प्लांट जो है इसका फिनोटाइप है टॉल, राइट है। अच्छा, और ये कोई प्लांट है छोटा है इसका मतलब ये बौना है, हमने कहा इसको ड्वार्फ। बात समझना क्या पॉइंट है। देखिए, मैंने बोला कि ये तो टॉल है और ये ड्वार्फ है। अगर बेटा ये टॉल है तो जीनोटाइप दो पॉसिबल है ना, एक तो कैपिटल टी हो सकता है और कैपिटल टी स्मॉल टी भी हो सकता है, ठीक है। अच्छा, अगर ये ड्वार्फ है तो 100% स्मॉल टी होगा, राइट है। अच्छा, जरा अब एक पॉइंट और सुनो। देखिए, जब भी मैं इन दोनों की बात कर रहा हूं, टॉल और ड्वार्फ की बात कर रहा हूं, तो देखिए जरा, किसी पर्टिकुलर कैरेक्टर, मतलब हम स्टेम हाइट की बात कर रहे हैं, तो पर्टिकुलर कैरेक्टर के लिए इस प्लांट या इस ऑर्गेनिज्म का ये जो टॉल और ड्वार्फ है, क्या ये उसका एक्सटर्नल अपीयरेंस है, और इसी एक्सटर्नल अपीयरेंस को हम यहां पर क्या बोल देंगे बेटा, हम यहां पर इसको बोल देंगे फिनोटाइप, ठीक है ना। लेकिन जरा देखो, अगर हम जेनेटिक मेकअप या फिर जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, कैपिटल टी स्मॉल टी, तो क्या ये दोनों इसका जीनोटाइप होगा कि नहीं, क्या ये दोनों इसका क्या होगा, बोलो जरा, है ना, तीनों यहां पर क्या होगा, जीनोटाइप होगा। तो जेनेटिक मेकअप को क्या बोला, जीनोटाइप, है ना, और फिनोटाइप क्या बोला, एक्सटर्नल अपीयरेंस को बोला है, ठीक है ना। अच्छा, देखिए एक और पॉइंट, ये जो फिनोटाइप ये एक्चुअल में फिनोटाइप कैसा होगा, ये सब कुछ पता है डिसाइड और डिटरमाइन कौन करेगा, जीनोटाइप करेगा। और इसके साथ साथ, जीनोटाइप के साथ साथ कुछ तरह के एनवायरमेंटल फैक्टर भी हैं जो ये डिसाइड करेगा कि फिनोटाइप कौन सा आना है। मतलब फिनोटाइप कौन सा आएगा उसको डिसाइड करने के लिए दो फैक्टर, ऐसा कह सकता हूं, एक तो उसका जीन मतलब जीनोटाइप, और एक एनवायरमेंटल फैक्टर भी यहां पर फिनोटाइप को डिसाइड करता है। तो जरा मैं एक नोट पॉइंट यहां पे लिख रहा हूं, जरूरी है, बेहद जरूरी बात है। क्या मैं ये बोल सकता हूं बेटा इस नोट पॉइंट में कि जो फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन है ना, या फिर हम ये बोल सकते हैं कि फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन या फिनोटाइप इज, है ना, डिसाइडेड और डिटरमाइंड बाय जीन, या फिर मैं कह सकता हूं इसको डिसाइड कौन कर रहा है, जीनोटाइप। और जीनोटाइप के साथ साथ और कौन डिसाइड कर सकता है, कुछ एक एनवायरमेंटल फैक्टर डिसाइड कर सकता है, राइट है, कुछ एक एनवायरमेंटल फैक्टर ने डिसाइड किया। अच्छा, जीनोटाइप कैसे डिसाइड करेगा फिनोटाइप को, ये तो हम समझ ही रहे हैं। देखो जरा, अगर मैंने कहा जीनोटाइप ऐसा है तो 100% प्लांट कैसा होगा, टॉल होगा। अगर जीनोटाइप ऐसा है तो कैसा होगा, बोलो, टॉल होगा। अगर ऐसा है तो कैसा होगा, तो आप बोलेंगे यहां पर ड्वार्फ होगा। इसका मतलब फिनोटाइप कैसा आ रहा है इसको डिसाइड क्या जीनोटाइप ने किया। तो ये तो पॉइंट समझ में आ रहा है कि डिटरमाइंड बाय द जीनोटाइप। लेकिन ये पॉइंट कैसे समझें कि एनवायरमेंटल फैक्टर से भी क्या फिनोटाइप जो है वो चेंज हो सकता है। बिल्कुल, एक एग्जाम्पल में समझा रहा हूं, केवल ओरली बता रहा हूं, कोई लिखने की बात नहीं है। कोई एक बच्चा, मान लो यहां पे उस बच्चे का जन्म हुआ, और उस बच्चे का जब जन्म हुआ तो उसमें जो उसका स्किन कलर था ना, वो डार्क कॉम्प्लेक्शन वाले जीन पाए जा रहे थे,
राइट है। डार्क कॉम्प्लेक्शन वाले जीन थे जब उस बच्चे का जन्म हुआ तब की बात है। लेकिन अगर मान लीजिए कि उस बच्चा जिसका डार्क कॉम्प्लेक्शन के जीन जिसमें पाया जा रहा है वो अगर मान लीजिए शिमला चला गया 25 ईयर, अगले 25 साल तक अगर वो शिमला में रहेगा तो हो सकता है कि अब उसके डार्क कॉम्प्लेक्शन मतलब जो जीन है ना वो अब थोड़ा फेयर में चेंज हो जाए, मतलब जो डार्क कलर है वो थोड़ा फेयर में चेंज हो सकता है। इसका मतलब क्या हुआ यहां पर कि डार्क कॉम्प्लेक्शन रखने वाला एक बच्चा है ना जन्म से ही डार्क था, राइट है, लेकिन जब वो अगले 25 साल तक शिमला के एनवायरनमेंट में रहा है तो इसका मतलब है एनवायरमेंटल फैक्टर की वजह से उसका कलर जो है वो कुछ एक फेयर देखने को मिल सकता है। तो इसका मतलब कि फिनोटाइप को डिसाइड किसने किया? एनवायरमेंटल फैक्टर ने किया। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल है, बस आप इस स्टेटमेंट को ध्यान रखना ये जरूरी है, राइट है, कि फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन कैसा होगा वो डिपेंड करेगा जीनोटाइप पर या फिर एनवायरमेंटल फैक्टर पे, या फिर मैं इसको ऐसे बोल दूं कि जीनोटाइप और एनवायरमेंटल फैक्टर डिसाइड करेगा कि फिनोटाइप कैसा आने वाला है। तो आज के इस पूरे लेक्चर में मैंने जीन समझाया, जीन के बाद हमने एलील वर्ड को समझा, एलील के टाइप्स, मॉडिफाइड, अनमॉडिफाइड, कंसेप्ट ऑफ डोमिनेंस को मैंने आपको समझाया, होमोजाइगस, हेटेरोजाइगस कंडीशन, हेमीजाइगस कंडीशन, हमने यहां पर फिनोटाइप और जीनोटाइप को भी समझ लिया, है ना। 2-4 और टर्म्स है बेटा, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कहा था लेक्चर के जीनोम पढ़ना है, हमें यहां पर एक फिनोकॉपी टर्म समझना है, हाइब्रिड विगर समझना है, हेटेरोसिस क्या होता है, इंटरब्रीडिंग डिप्रेशन समझना है। लेकिन ये लेक्चर आज का कुछ ज़्यादा लंबा होता जा रहा है, मैं हर एक पॉइंट को बहुत डेप्थ में ले जा करके समझा रहा हूँ, लेंदी हो गया लेक्चर, राइट है। तो अब क्या करते हैं कि अब जो रिमेनिंग पार्ट है ना वो ज़्यादा नहीं है, टर्म्स तो ऑलमोस्ट जो है यहाँ पर फिनिश हो चुके हैं। तो लेक्चर नंबर 3 में क्या करेंगे, जो रिमेनिंग टर्म्स है कि जीनोम क्या होता है, फिनोकॉपी क्या है, इन सभी जो रिमेनिंग टर्म्स है उसको भी डिस्कस करेंगे और साथ साथ एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। टर्म्स तो हो जाएगा कंप्लीट, लेक्चर नंबर 3 में हम यहाँ पर कुछ एक बचे हुए टर्म्स के साथ साथ नया टॉपिक जो पढ़ेंगे उसका नाम रहेगा गैमिट फॉर्मेशन। गैमिट कैसे बनाते हैं, गैमिट फॉर्मेशन का एक अलग ही रोल है बेटा। अगर गैमिट बनाना आपने सीख लिया, डायरेक्टली गैमिट फॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन भी आता है और गैमिट बनाएंगे तो ही जाकर के आगे आप जेनेटिक क्रॉस करवा पाएंगे। F2 जनरेशन जब लाते हैं तो पहले जरूरी होता है कि गैमिट बनाएं, फिर उसके बीच में यहां पर हम क्रॉस करवाते हैं। तो गैमिट फॉर्मेशन उस पे बेस्ड जितने भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन है मैं आपको करवाऊंगा, और रिमेनिंग जितने भी टर्म्स बचे हैं जो आज के लेक्चर में कवर नहीं कर पाया उसको हम डिस्कस करेंगे, राइट है। तो मिलते हैं, उम्मीद है आपको ये जो लेक्चर है वो समझ में आया हो। आप बस एक ही बात ध्यान रखना कि नोट्स आपको रेगुलर बेसिस पे बनाना है। अगर आप नोट्स बनाएंगे तो जीत जाएंगे बेटा, क्योंकि नोट्स ही किसी भी छात्र और छात्रा के लिए फ्रूट है, फल है। आप नोट्स को अच्छे से मेंटेन करें, उसको अच्छे से प्रैक्टिस करके समझें। अभी तक हमने क्वेश्चन नहीं लिया है, हाँ एलील का एक क्वेश्चन आया था, लेकिन क्वेश्चन भी गैमिट फॉर्मेशन टॉपिक से स्टार्ट हो जाएगा। आई होप आपको ये जो बेसिक लेक्चर है लेक्चर नंबर 1 और 2 समझ में आया होगा। लेक्चर नंबर 3 यहां पर अपलोड कर दिया जाएगा नेक्स्ट सेशन में। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।